Hello everyone, I am Muid Ahmed Siddiqui with another live online session of Strategic Management Accounting paper for the ICMAP students. And in tonight's live online session, I will be explaining economic value added, and I'll move forward to solve a practice question of this topic. Uh, I have decided to explain economic value added and no other topic. Why? Because I received a number of queries from the students requiring me to explain EVA. अच्छा, EVA की जब हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक वैल्यू एडिड जो है ये क्या है? पहली बात तो ये कि इकोनॉमिक वैल्यू एडिड होता क्या है? इकोनॉमिक वैल्यू एडिड एक परफॉर्मेंस मेजर है, एक परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, एक केपीआई है. इकोनॉमिक वैल्यू एडिड का जो एडवांटेज है ओवर अदर या ओवर प्रॉफिटेबिलिटी मेजर्स वो ये है कि इकोनॉमिक वैल्यू एडिड जो है ना ये डायरेक्टली लिंक्ड है टुवर्ड्स शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. इकोनॉमिक वैल्यू एडिड फोकसेस ऑन द शेयर होल्डर वेल्थ क्रिएशन इन अ वे दैट नो अदर परफॉर्मेंस मेजर डज. ठीक है, इकोनॉमिक वैल्यू एडिड क्या है? ये डायरेक्टली लिंक्ड है शेयर होल्डर से. क्यों? क्योंकि इसमें ना हम वैक इस्तेमाल करते हैं. इसके अंदर हम क्या करते हैं? वैक इस्तेमाल करते हैं. और वैक क्या होता है? वैक शेयर होल्डर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है, या ये कह लें कि इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है. अच्छा, अब पहली बात तो देखें, यहाँ पे ईवीए का ना फॉर्मूला गिवन है. आपके सामने ईवीए का फॉर्मूला गिवन है. ये यहाँ पे नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय वैक. अच्छा, अब ये जो फॉर्मूला है ना, इससे एक बात जाहिर हो रही है. आपने पढ़ा होगा रेजिडुअल इनकम. आपने पढ़ा होगा रेजिडुअल इनकम. रेजिडुअल इनकम का क्या फॉर्मूला होता है? रेजिडुअल इनकम का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट. और प्रॉफिट में से हम क्या करते हैं? हम माइनस करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय imputed interest charge. It seems very similar to the formula for economic value added. Residual income जो है वो काफी सिमिलर है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड से. तो अक्सर ऑथर्स, अक्सर स्कॉलर्स जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अक्सर स्कॉलर्स, देयर आर मेनी स्कॉलर्स हु आर ऑफ द व्यू के इकोनॉमिक वैल्यू एडेड जो है ना ये एक मॉडिफाइड फॉर्म है. ये क्या है? ये एक मॉडिफाइड फॉर्म है किसकी? रेजिडुअल इनकम की. ओके देन. अच्छा, अब कुछ और बात करते हैं इसके बारे में, इकोनॉमिक वैल्यू एडिड के बारे में. इकोनॉमिक वैल्यू एडिड जो है it was actually developed by a US consulting firm named Stern Stewart. Economic value added was actually developed by a US consulting firm named Stern Stewart, and it mainly focuses on the shareholder value creation as I told you before. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये क्या है? ये डायरेक्टली लिंक्ड है शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएशन से, और ये फोकस करता है शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएशन पे लाइक नो अदर परफॉर्मेंस मेजर डज. अच्छा, और ये एक मॉडिफाइड फॉर्म है किसकी? रेसिडुअल इनकम की. ओके देन, नाउ मूविंग फॉरवर्ड. अच्छा, अब इसका ना प्रिंसिपल क्या है? इकोनॉमिक वैल्यू एडिड किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव किसी भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? वो शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है. अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये डायरेक्टली लिंक्ड है शेयर होल्डर वेल्थ क्रिएशन से, ये डायरेक्टली लिंक्ड है. तो शेयर होल्डर वेल्थ क्रिएशन से ये डायरेक्टली लिंक्ड है. तो जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ना किसी भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का, वो क्या होता है? वो शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है. यही वजह है कि इकोनॉमिक वैल्यू एडिड इज कंसिडर्ड सुपीरियर टू प्रॉफिटेबिलिटी मेजर्स लाइक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से और प्रॉफिटेबिलिटी से या नेट इनकम से इसको बेहतर समझा जाता है, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो शेयर होल्डर वेल्थ क्रिएशन होता है, और इकोनॉमिक वैल्यू एडिड क्या करता है? डायरेक्टली जो है ना वो इस ऑब्जेक्टिव पे फोकस करता है, शेयर होल्डर वेल्थ क्रिएशन पे. अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना ये समझने वाला पॉइंट है, ये समझने वाला पॉइंट है. कंपनीज ओनली जनरेट वेल्थ
only generate wealth when they generate a return more than the return required by the providers of capital, both equity and debt. Now, अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बताते चलूं कि दिस इज एन इंटरैक्टिव सेशन एंड आई एम गिविंग यू द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट. तो मैं चाहता हूं कि आपकी तरफ से पार्टिसिपेशन हो. अगर किसी के पास कोई सवाल है, किसी के जहन में कोई सवाल है, तो वो मुझसे जो है चैट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है. नो प्रॉब्लम, वो मुझसे चैट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है. इवन मैं आपसे यहाँ पे सवाल करूंगा, मैं यहाँ पे आपसे सवाल करूंगा और आपको अपॉर्चुनिटी दूंगा पार्टिसिपेट करने की. तो आप जो है बिल्कुल इस सेशन में पार्टिसिपेट करें. इवन आई विल ऑल्सो अनम्यूट यू इफ यू लाइक. अगर आप चाहें तो मैं आपको अनम्यूट भी कर सकता हूँ. अगर आपको कोई सवाल पूछना है या आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो मैं आपको अनम्यूट भी कर सकता हूँ यहाँ पे. ठीक है, दैट्स क्लियर. अच्छा, अब इकोनॉमिक वैल्यू एडिड. अब यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनीज ओनली जनरेट वेल्थ व्हेन दे जनरेट अ रिटर्न when they generate a return more than the return required by the providers of capital, both equity and debt. कंपनी जो है वो उस वक्त वेल्थ जनरेट करती है अपने इन्वेस्टर्स के लिए जब वो इन्वेस्टर के रिक्वायर्ड रिटर्न से ज्यादा, जब वो क्या करती है कंपनी जो है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उस वक्त अपने इन्वेस्टर्स के लिए रिटर्न जनरेट करता है जब वो रिक्वायर्ड रिटर्न से ज्यादा जो है वो जनरेट करता है अपने प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस के लिए. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सर देखें, अब आप बात को समझें. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, लेट्स से यू आर एन इन्वेस्टर. आप एक इन्वेस्टर है और आपने एक इन्वेस्टमेंट की. लेट्स से 1 मिलियन रुपीस की आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की. 1 मिलियन रुपीस की आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट की. 1 मिलियन रुपीस की इन्वेस्टमेंट की एंड यू रिक्वायर अ रिटर्न ऑफ लेट्स से 25% ऑफ द इन्वेस्टमेंट. आप चाहते हैं कि आपको इस इन्वेस्टमेंट पे 25% रिटर्न हो. तो 1 मिलियन का 25% कितना हो जाएगा? 250,000 हो जाएगा, 2.5 लाख रुपए. अगर आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो इस 2.5 लाख से ज्यादा है, इस 2.5 लाख से ज्यादा है, it means that the investment is worth undertaking. इसका मतलब है कि जो इन्वेस्टमेंट आपने की है ना वो आपके लिए सही है, फायदेमंद है. इन्वेस्टमेंट इज फीजेबल. लेकिन अगर जो रिटर्न हो रहा है ना आपको इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न मिल रहा है वो इस 2.5 लाख से कम है, इस 2.5 लाख से लेस है, तो फिर ये इन्वेस्टमेंट जो है ना वो आपके लिए वैल्यू क्रिएट नहीं कर रही. ये वैल्यू क्रिएशन नहीं है, वैल्यू एडिशन नहीं है. इसका ये मतलब है. अब रेजिडुअल इनकम में क्या होता है? रेजिडुअल इनकम जब हम कैलकुलेट करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया रेजिडुअल इनकम के बारे में, रेजिडुअल इनकम में क्या होता है कि हम प्रॉफिट लेते हैं और प्रॉफिट में से हम क्या माइनस करते हैं? हम माइनस करते हैं कैपिटल डोमिनेट्स फ्रॉम. एक मिनट में आपके सवाल का जवाब देता हूँ. अच्छा, रेजिडुअल इनकम में से हम क्या करते हैं? हम माइनस करते हैं, माइनस कैपिटल मल्टीप्लाई बाय इम्प्यूटेड इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय, इसको मैं कहूंगा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, वो जो इम्प्यूटेड इंटरेस्ट चार्ज होता है ना, वो क्या है? ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं. कैपिटल को हम क्या करते हैं? इन्वेस्टर के रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, तो अगर आप, तो इसमें यही चीज है, देखें रेजिडुअल इनकम में यही चीज है, कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. जैसे मैंने यहाँ पे किया ना, तो ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट थी 1 मिलियन, इसको मैंने क्या किया? 25% से मल्टीप्लाई किया, तो दैट बिकेम 250,000. तो अब अगर आपको रिटर्न जो है वो 250,000 से ज्यादा हो रहा है, इट मीन्स के आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो सही है, दैट इज क्रिएटिंग वैल्यू फॉर यू. लेकिन अगर ये रिटर्न 250,000 से कम है तो क्या होगा? तो दैट इन्वेस्टमेंट इज नॉट क्रिएटिंग वैल्यू फॉर यू. नाउ हियर आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम असगर. Sir, let us know that is absolute performance measure, right? So where it dominates from return on investment and residual income, which one is more authentic in comparative analysis? अच्छा, यहाँ पे ना असगर ये बात पूछना चाह रहे हैं कि अगर हम EVA को कंपेयर करें ROI से या RI से, तो क्या EVA एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस मेजर है? डेफिनेटली. इकोनॉमिक वैल्यू एडेड एक
एक एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस मेजर है। दैट्स राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं असगर आप कि इकोनॉमिक वैल्यू एडेड जो है वो क्या है, वो एक एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस मेजर है। एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस मेजर क्या होता है? एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस मेजर जो होल नंबर्स में हम एक्सप्रेस करते हैं। अब इसका आंसर क्या आता है? इसका आंसर आता है होल नंबर में आता है, ठीक है। तो ये एक एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस मेजर है। लेकिन मिसाल के तौर पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो उसका आंसर जो है ना वो परसेंटेज में आता है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या करता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है ना वो कंपेयर करता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या करता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कंपेयर करता है प्रॉफिट को कैपिटल एम्प्लॉयड से कंपेयर करता है, और आंसर उसका आता है परसेंटेज में। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एब्सोल्यूट मेजर नहीं है बल्कि रिलेटिव मेजर है, ठीक है। इज दैट क्लियर असगर? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स सो दैट आई कैन बी श्योर। असगर प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, ताकि मुझे भी अंदाजा हो जाए कि आपको जो बात मैंने कही वो आपको आ गई समझ में। अच्छा, अब ये सुपीरियर क्यों है? आपने ये भी पूछा ना असगर कि ये सुपीरियर क्यों है? जब ये एक एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस मेजर है तो ये सुपीरियर क्यों है इसके मुकाबले में? रेजिडुअल इनकम और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से बेहतर क्यों समझा जाता है? तो बेटा बेहतर इसलिए समझा जाता है कि इसमें एक नंबर ऑफ एडजस्टमेंट्स, इसमें कुछ ऐसी एडजस्टमेंट्स होती हैं जो अभी हम आगे जाके देखेंगे। इसमें कुछ ऐसी एडजस्टमेंट्स होती हैं जो इसको ज्यादा बेहतर बनाती हैं। किसके मुकाबले में? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रेजिडुअल इनकम के मुकाबले में, उससे इसको बेहतर बनाती है। नाउ इज दैट क्लियर असगर, और इज देयर एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू आस्क? असगर आपका कोई सवाल यहाँ पे, और शुड आई मूव फॉरवर्ड? अच्छा, अब इसी तरह जिस तरह रेजिडुअल इनकम में होता है ना, रेजिडुअल इनकम में हम क्या करते हैं? जहाँ पे ईवीए में हम ईवीए में हम क्या कर रहे हैं? नो पैट को माइनस कर रहे हैं, नो पैट में से हम माइनस कर रहे हैं कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय वैक, ठीक है। लेकिन लेकिन हम रेजिडुअल इनकम में क्या करते हैं? रेजिडुअल इनकम में हम प्रॉफिट लेते हैं और प्रॉफिट में से हम माइनस करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड रिटर्न। जो भी इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रिटर्न है, इसको मैं कहूंगा रिक्वायर्ड रिटर्न, ठीक है। तो रेजिडुअल इनकम में से हम क्या करते हैं? हम रेजिडुअल इनकम में प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ईवीए में हम नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते हैं, ठीक है। और इसमें हम कैपिटल एम्प्लॉयड लेते हैं और इसमें हम वैक को शामिल करते हैं। चूंकि हम इसमें वैक को कंसिडर करते हैं तो वैक क्या करता है? वैक मेक्स इट मोर डायरेक्टली लिंक्ड टुवर्ड्स शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएशन एंड इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। यस। अच्छा, कामरान भी यही सवाल मुझसे दोबारा कर रहे हैं कि रेजिडुअल इनकम और इकोनॉमिक वैल्यू एडेड में क्या फर्क है? इकोनॉमिक वैल्यू एडेड जो है वो ज्यादा डायरेक्टली लिंक्ड है, और इसकी जब आप एडजस्टमेंट, अभी आगे जाके जब आप इसकी एडजस्टमेंट्स देखेंगे ना, इसके अंदर जो एडजस्टमेंट्स होती हैं वो इसको बेहतर एक इसके अंदर जो एडजस्टमेंट्स होती हैं इकोनॉमिक वैल्यू एडेड में, वो इसको एक बेहतर मेजर बनाती हैं रेजिडुअल इनकम के मुकाबले में और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के मुकाबले में। मिसाल के तौर पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो डिस्करेज करता है, अभी बता रहा हूँ, वैसे तो आगे बताने वाली चीज थी। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपने पढ़ा होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डिस्करेजेस इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक शॉर्ट टर्म मेजर है। शॉर्ट टर्म में जो है वो क्या कहते हैं, अगर शॉर्ट टर्म में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेहतर हो रहा है तो हो सकता है कि मैनेजर्स जो हैं वो इन्वेस्टमेंट्स को छोड़ दें। ये आपने पढ़ा होगा कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो वो डिस्करेज करता है मैनेजर्स को फ्रॉम मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स, वेयर एज ईवीए इनकरेजेस मैनेजर्स टू मेक इन्वेस्टमेंट्स। You will come to know more about it later in this lecture. Just hold on, just be patient. अच्छा, प्रॉफिट, अब जो है ना प्रॉफिट के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अब आप पूछ रहे थे ना कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है और रेजिडुअल इनकम जो है वो क्यों, यानी कि क्यों इतना बेहतर नहीं समझे जाते। अब आपको आपके सवालों के जवाब मिलना यहाँ पे शुरू हो जाएंगे। प्रॉफिट, प्रॉफिट में क्या होता है? प्रॉफिट में हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल को इग्नोर कर देते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल को हम इग्नोर कर देते हैं। कैसे? मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट किया, आपने क्या किया? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट किया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में एक तो आप इंटरेस्ट लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन डेट, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डेट तो लेते हैं आप,
इंटरेस्ट ऑन डेट क्या होता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इंटरेस्ट ऑन डेट शामिल होता है, एग्रीड? इंटरेस्ट ऑन डेट क्या होता है? एक्चुअली इंटरेस्ट ऑफ डेट जो है ना, ये केडी को जाहिर करता है, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ डेट फाइनेंस को जाहिर करता है। लेकिन क्या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में कोई ऐसी चीज शामिल होती है जो केई को जाहिर करे? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में कोई ऐसी चीज शामिल होती है जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी को जाहिर करे? कोई ऐसी चीज शामिल होती है? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। क्या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में कोई ऐसी कैलकुलेशन, कोई ऐसी एडजस्टमेंट होती है जिसका ताल्लुक कॉस्ट ऑफ इक्विटी से हो? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। क्या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, जो हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नॉर्मली हम अपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में कैलकुलेट करते हैं, क्या उसमें कोई ऐसी चीज शामिल होती है? डेट इंटरेस्ट तो कॉस्ट ऑफ डेट को जाहिर कर रहा है। डेट इंटरेस्ट तो जो कॉस्ट ऑफ डेट है, जो डेट होल्डर्स ने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है, जो डेट होल्डर्स ने जो डेट्स कंपनी को दिए में, उसको जाहिर कर रहा है, कॉस्ट ऑफ डेट को जाहिर कर रहा है। लेकिन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का ताल्लुक किससे होता है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी का ताल्लुक होता है इक्विटी होल्डर से। तो क्या मेरा सवाल ये है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, क्या कोई ऐसी चीज शामिल होती है प्रॉफिट में, कोई ऐसी चीज शामिल होती है जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी को जाहिर करे, इक्विटी होल्डर से रिलेटेड हो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में? कॉस्ट ऑफ डेट की तो बात हो गई। कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो तो जो हम फाइनेंस कॉस्ट हम शामिल कर रहे हैं उसके अंदर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में जो फाइनेंस कॉस्ट हम डिडक्ट कर रहे हैं उसमें, उससे जाहिर हो रही है कॉस्ट ऑफ डेट। लेकिन कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है ना, वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में शामिल नहीं होती। तो इकोनॉमिक वैल्यू एडिड क्या करता है? इकोनॉमिक वैल्यू एडिड वैक के थ्रू कॉस्ट ऑफ इक्विटी को भी कंसिडर करता है। अच्छा, प्रॉफिट कैलकुलेटेड इन अकॉर्डेंस विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये एक बहुत ही नॉर्मल सा पॉइंट है कि जो अकाउंटिंग प्रॉफिट होते हैं दे आर सब्जेक्ट टू मैनिपुलेशन। उनको मैनिपुलेट किया जा सकता है, उनमें विंडो ड्रेसिंग की जा सकती है। मिसाल के तौर पे डेप्रिसिएशन पॉलिसी चेंज करके जो है वो आप डेप्रिसिएशन को नीचे ऊपर कर सकते हैं। आप कोई रिवैल्यूएशन, किसी किस्म की रिवैल्यूएशन करा के एक बड़ा गेन ऑन रिवैल्यूएशन जाहिर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा जो है वो कैश फ्लो में नहीं हो सकता है, ठीक है? तो इकोनॉमिक वैल्यू एडिट का ना एक मकसद ये होता है कि वो ट्रू वेल्थ को शो करता है, ट्रू वेल्थ क्रिएशन को शो करता है, शेयर होल्डर्स की ट्रू वेल्थ क्रिएशन को शो करता है। बट प्रॉफिट क्योंकि जो है, प्रॉफिट्स आर सब्जेक्ट टू मैनिपुलेशन, profits are subject to manipulation, therefore profits are not considered, that profits are not considered to be showing true wealth creation for shareholders। प्रॉफिट से ना हमें सही वैल्यू क्रिएशन का पता नहीं चलता, शेयर होल्डर्स की जो वैल्यू क्रिएशन है ना, सही वैल्यू क्रिएशन, उसका पता नहीं चलता। ओके नीलम, आपका सवाल था, डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? आपका सवाल था, आपको क्लियर हुआ? यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो कंसिडर नहीं करते हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्यों हम कंसिडर नहीं करते हैं? इज दैट क्लियर? कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होती है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो शेयर होल्डर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में कोई भी ऐसी चीज नहीं होती जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कंसिडर करे। इज दैट क्लियर नीलम, और डू यू वांट टू आस्क? Should I explain it in more detail? Is there anything that you want to ask? यहाँ तक किसी को कुछ नहीं आया हो समझ में? Please write in the chat box. Okay. Now, अच्छा, अब हम निकालते हैं नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टेकिंग आउट कॉस्ट ऑफ इज इंक्लूडेड इन द फाइनेंस चार्ज, इंटरेस्ट कॉस्ट। अच्छा, अब इंटरेस्ट में जो है ना वो एक टैक्स शील्ड शामिल होती है, इसकी जो है ना अब हम इसकी एडजस्टमेंट देखेंगे। इंटरेस्ट में एक टैक्स शील्ड शामिल होती है जिसकी अभी मैं आपके सामने एक एडजस्टमेंट करूंगा। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट बिफोर टेकिंग आउट कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट एज कॉस्ट इज इंक्लूडेड इन द फाइनेंस चार्ज। अच्छा, अब इसके अंदर ना नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या होता है कि हम इंटरेस्ट की कॉस्ट को कंसिडर नहीं करते। इंटरेस्ट की कॉस्ट को क्यों कंसिडर नहीं करते? देखो, ईवीए का फॉर्मूला क्या है? ईवीए का फॉर्मूला है नो पैट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड
या इकोनॉमिक कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय वैक, ये फॉर्मूला ईवीए का। अब अगर नो पैट में से हम इंटरेस्ट लेस कर दें, इंटरेस्ट रिड्यूस कर दें, इंटरेस्ट डिडक्ट कर दें, तो क्या मसला होगा? इससे मसला ये होगा कि वैक में भी तो एक इंटरेस्ट शामिल है, वैक भी तो कॉस्ट ऑफ आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट को कंसीडर कर रहा है, वैक आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट को कंसीडर करता है, आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट को कंसीडर करता है, केडी को कंसीडर करता है वैक। तो अगर हम वैक में से कॉस्ट ऑफ डेट को रिड्यूस कर रहे हैं, तो हम नो पैट में से कॉस्ट ऑफ डेट यानी कि इंटरेस्ट को क्यों रिड्यूस करें? अगर हम ऐसा करेंगे तो एक डुप्लीकेशन हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो एक डुप्लीकेटिंग इफेक्ट आ जाएगा, इसका एक डबलिंग इफेक्ट आ जाएगा। तो इस वजह से नो पैट में हम इंटरेस्ट को कंसिडर नहीं करते हैं, इंटरेस्ट का इफेक्ट हम इसमें से खत्म कर देते हैं। फिर इंटरेस्ट के अंदर एक टैक्स शील्ड शामिल होती है जिसकी हम एक एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब यहाँ पे आ गई ये एडजस्टमेंट इंटरेस्ट वाली, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ये देखें, ये छोटी सी स्टेटमेंट वो बनी हुई है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनी हुई है छोटी सी, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हमें, इसमें इसने क्या किया है कि इसने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में नो पैट, इसने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जो है वो ऐड आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट को आफ्टर टैक्स करके जो है वो इसने ऐड किया है, इंटरेस्ट को आफ्टर टैक्स करके इसने ऐड किया है। या इसको यूं समझ लें, मैं नॉर्मली इस एडजस्टमेंट को फॉलो करता हूँ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 1000 में से इसने क्या किया है, लेस टैक्स चार्ज एडजस्टेड टू एक्सक्लूड टैक्स रिलीफ ऑन इंटरेस्ट। इसने क्या किया कि इसने एक तो इसमें से टैक्स लेस किया, टैक्स कितना था 225 माइनस किया। फिर इसने टैक्स में क्या होता है कि एक इंटरेस्ट में क्या होता है कि एक टैक्स शील्ड शामिल होती है, जो हम इंटरेस्ट लेते हैं, ये यहाँ पे इंटरेस्ट लिया हुआ है 100, एक टैक्स शील्ड शामिल है इसके अंदर एक टैक्स शील्ड शामिल है। और वो टैक्स शील्ड कितनी है, वो टैक्स शील्ड है 25% टैक्स चार्ज हो रहा है, तो टैक्स शील्ड कितनी है, टैक्स शील्ड है 25, ठीक है, टैक्स शील्ड है 25, ये टैक्स शील्ड शामिल है इसके अंदर। तो इसने एक तो इसमें से क्या किया, इसमें से टैक्स लेस किया और इसमें से इस टैक्स शील्ड का भी इफेक्ट खत्म किया ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से। जाहिर सी बात है अब हम इंटरेस्ट को कंसीडर नहीं कर रहे, इंटरेस्ट को हम कंसीडर नहीं कर रहे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, तो हमें वो टैक्स शील्ड भी खत्म करनी होगी, वो टैक्स बेनिफिट भी खत्म करना होगा जो हमें इंटरेस्ट पे करने पे हो रहा है, क्योंकि जितना ज्यादा हम इंटरेस्ट पे करेंगे उतना ज्यादा हमारा टैक्स कम होगा। तो इंटरेस्ट में एक टैक्स शील्ड शामिल है, एक टैक्स बेनिफिट शामिल है। तो इस टैक्स बेनिफिट का इफेक्ट खत्म करने के लिए इसने 1000 में से एक तो टैक्स को लेस किया और फिर इस टैक्स बेनिफिट को खत्म किया। तो ये क्या है, 100 मल्टीप्लाई बाय 25%, ये टैक्स बेनिफिट है, ठीक है। अगर इसका उलट लें, अगर हम उल्टा चलें, यानी कि 675 से स्टार्ट करें, 675 ने इसने क्या किया, ऐड आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट, ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे हम क्या करते हैं, हम केडी 1 माइनस टी करते हैं वैक में। तो इसमें क्या किया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इसने ऐड बैक किया, क्योंकि वैक में ये लेस कर रहा होगा, वैक में क्योंकि वैक में इसका इफेक्ट ये ऑलरेडी ले रहा है, वैक में इसका इफेक्ट ये ऑलरेडी ले रहा है। तो इसने क्या किया, इसने आफ्टर टैक्स प्रॉफिट में इस केडी इंटू 1 माइनस टी को ऐड बैक किया। तो इस तरह इसने नो पैट कैलकुलेट किया है, इस तरह इसने नो पैट कैलकुलेट किया है। इज दैट क्लियर? इसके इस एडजस्टमेंट के बारे में किसी का कोई सवाल, किसी को कोई चीज नहीं आई हो समझ में, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। किसी को कोई चीज नहीं आई हो यहाँ पे ना समझ में, सो दे कैन, यस, Asghar seems to be clear about it. Neelam, what about you? Zahra, Umaima, Umar,
व्हाट अबाउट ऑल ऑफ यू? जहरा, उमैमा, अकरम, उमर, व्हाट अबाउट ऑल ऑफ यू? कोई सवाल यहाँ पे? कोई सवाल आप लोगों का? कोई सवाल? इज देयर एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स. चैट बॉक्स में लिख के कंफर्म कर दें मुझे, सो दैट आई कैन मूव फॉरवर्ड, आई कैन इजीली मूव फॉरवर्ड. प्लीज चैट बॉक्स में लिख के मुझे कंफर्म कर दें. कामरान ऑल्सो सीम्स, एक बार सम अप कर दें. नीलम सीम्स टू बी अनक्लियर अबाउट इट. अच्छा नीलम, इसमें ना मसला ये है कि देखो, इंटरेस्ट का जो है ना हमें अफेक्ट जो है ना इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ना हमें इंटरेस्ट का अफेक्ट ना नहीं लेना है. क्यों नहीं लेना है? क्योंकि हम जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना हम वैक से, तो वैक में जो है ना ऑलरेडी इंटरेस्ट शामिल है. किस तरह से? इस तरह से के डी इंटू 1 - टी. वैक में ऑलरेडी इसकी एडजस्टमेंट शामिल है. ठीक है. तो अब हमें क्या करना है? हमें क्या करना है कि हमें जो है ना वो इंटरेस्ट को ना इस इंटरेस्ट का अफेक्ट जो है ना वो हमें इसमें नहीं लेना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में. लेकिन एक मसला है इसके अंदर, इसके अंदर मसला ये है कि इंटरेस्ट में एक टैक्स शील्ड शामिल है. इंटरेस्ट के अंदर एक क्या है? एक टैक्स शील्ड जो है वो शामिल है. तो उस टैक्स शील्ड को जो है ना वो हमें जो है ना, जब हम इंटरेस्ट का इम्पैक्ट नहीं ले रहे तो इसके अंदर एक टैक्स शील्ड शामिल है. उस टैक्स शील्ड को ना हमें इसमें से खत्म करना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से. ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे के डी इंटू 1 - टी होता है. वैक के अंदर होता है ना, वैक के अंदर होता है के डी इंटू 1 - टी. के डी इंटू 1 - टी होता है वैक के अंदर. ठीक है. तो हमने क्या किया? हमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में यही काम किया. हमने इंटरेस्ट लिया. केडी क्या होती है? इसके अंदर कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट होती है. तो हमने इंटरेस्ट लिया यहाँ पे, ये एक तरह से केडी हो गया हमारा, और ये आफ्टर टैक्स हो गया, आफ्टर टैक्स अफेक्ट हो गया. यानी कि 1 - 25% 75%, 100 - 25% 75%. अगर तुम्हें नहीं आ रहा ना समझ में तो तुम वैक को जहन में ले आओ, वैक को जहन में ले आओ. ठीक है. तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ना एक वैक की एडजस्टमेंट का जो अफेक्ट है ना उसको खत्म करो. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जो वैक की एडजस्टमेंट का जो अफेक्ट है ना उसको खत्म करो, उसको ऐड बैक करो. ठीक है. ऐड बैक उसको कैसे करो? ऐड बैक उसको कैसे करो कि इंटरेस्ट लो. केडी इंटरेस्ट होता है, कॉस्ट ऑफ डेट होता है. केडी लो. ठीक है. केडी को आफ्टर टैक्स से मल्टीप्लाई करो. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? yes Neelam, please write in the chat box so that I can be sure. Please write in the chat box so that I can be sure. ओके. अच्छा आगे बढ़ते हैं. Proponents of EVA argue that profits calculated in accordance with the financial reporting principles do not truly reflect the economic value generated by the company. Economic value generated. Proponents of EVA, scholars of EVA, यानी कि EVA को जो लोग ईवीए की वकालत करते हैं, जो लोग ईवीए की हिमायत में बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रिंसिपल से जो प्रॉफिट होता है वो वैल्यू क्रिएशन को जाहिर नहीं करता, वो इकोनॉमिक वैल्यू को जाहिर नहीं करता. जो मैंने अभी पहले भी बात की कि प्रॉफिट जो है वो क्या करता है, वो वैल्यू क्रिएशन को जाहिर नहीं करता, शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएशन को जाहिर नहीं करता. इसलिए क्या करते हैं कि ईवीए में मुख्तलिफ एडजस्टमेंट करते हैं. सबसे मजेदार चीज है ये ईवीए की, जो ये एडजस्टमेंट समझ सकता है, वो ईवीए कर सकता है. वो पेपर में भी ईवीए कर सकता है. जो ये एडजस्टमेंट नहीं समझ सकता वो इट विल बिकम अ लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर हिम. ठीक है. तो अगर यहाँ पे ये एडजस्टमेंट्स आ जाती हैं आज ये समझ में आप लोगों को, तो ये मेरा ख्याल है कि ये आप लोगों के लिए की एक कामयाबी होगी. ओके. मैं मानता हूँ, आई डू बिलीव, मैं खुद भी ये मानता हूँ, मैं भी ACCA में P5 का स्टूडेंट था, एंड इट रियली बिकेम हार्ड फॉर मी. मैं अपनी यहाँ पे कहानी थोड़ी सी बता दूँ कि मुझे जो है ना इस पेपर ने बड़ा तंग किया था. एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ने, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है ना वो उसी पेपर का पार्ट है. ठीक है. तो अब वहां पे ना
जिस तरह ये पेपर आज जो है वो आईसीएमए में मुझे पता है लोगों को तंग कर रहा है, बिल्कुल इसी तरह मुझे पेपर P5 बड़ा तंग करता था एसीसीएल। और मैं मानता हूँ, मुझे पता है कि ईवीए की जो एडजस्टमेंट है ना, दे आर हार्ड टू ग्रेस्प। दे आर, एडजस्टमेंट के बारे में मैं लिख रहा हूँ, दीज आर हार्ड टू ग्रास्प, हार्ड टू अंडरस्टैंड। मुश्किल है इनको समझना जो है वो जरा, इन एडजस्टमेंट्स को समझना जो है, डेफिनेटली मैं मानता हूँ कि दीज एडजस्टमेंट्स आर हार्ड टू अंडरस्टैंड, दीज एडजस्टमेंट्स आर हार्ड टू अंडरस्टैंड। फिर भी इधर मैं अपनी कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट to make you understand, to give you a good understanding of the concept, to give you a good understanding of the adjustments। ठीक है, मैं अपनी यहाँ पे ना अपने तौर पे मैं पूरी कोशिश करूंगा, जो मुझसे हो सकेगा मैं करूंगा। बट डेफिनेटली अ टीचर कैन नेवर गारंटी अ पास, अ टीचर कैन नेवर गारंटी अ पास, लेकिन यहाँ ये है कि मैं कोशिश कर सकता हूँ यहाँ पे। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, रीजंस फॉर एडजस्टमेंट। ईवीएम में जो हम मुश्किल मुश्किल जो एडजस्टमेंट करते हैं, क्यों करते हैं हम, क्यों करते हैं? टू कन्वर्ट एक्रूअल टू कैश अकाउंटिंग। एक तो ये है कि ईवीए जो है ना, ईवीए का मकसद होता है कि प्रॉफिट को ना कैश में कन्वर्ट करना और कैश के करीब लेके जाना। तो ईवीए कोशिश करता है कि प्रॉफिट को जितना क्लोज ले जाए कैश के, उतना बेहतर है। क्यों सर? why cash is considered, why cash is considered better than accounting profit? कोई मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताएगा। अब यहाँ पे मैं भी थोड़ा सा ना बोल बोल के थोड़ा सा यहाँ पे एग्जॉस्ट हो गया हूँ। कंटिन्यूअसली जो है तकरीबन मैं 15-20 मिनट से बात कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई मुझे बताएगा कि why cash is considered better than accounting profit? You can write your answers in the chat box. You can write your answers in the chat box. Please answer my question by writing in the chat box why cash is considered superior to profit. Why cash is considered superior to प्रॉफिट। ये आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं और आप एसीसीए का आखिरी पेपर, आईसीएमए का आखिरी पेपर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है ना, ये बात ना आपको ना पता होनी चाहिए। आप अपने आंसर्स लिखें चैट बॉक्स में। while I am taking a short break here, I am taking a break of 2 minutes, and when I'll come back I will answer this question. I will tell you why cash is considered superior. Yes, anyone? Zaira, you are preparing hard. तुम बहुत मेहनत कर रही हो। Zaira, I know that you are working very hard and you have been preparing hard for this exam. Any answer from your side? Umema, you, Asghar, you, because it has to show up till performance and I think cash position depicts in quite well manner. देखो, मैं एक बात करूंगा बहुत ही कॉमन सेंस की, मैं ना बात करूंगा तुम लोगों से, बड़ी कॉमन सेंस की बात करूंगा, बड़ी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगा इसके बारे में। तुम मेरा आंसर देखना, मेरा आंसर क्या होगा। थोड़ा सा कोई और ना इसको ना इलेबोरेट करे। अगर कोई बोलना चाहता है तो मैं उसको बोलने का मौका भी दे सकता हूँ यहाँ पे। प्लीज थोड़ा सा पार्टिसिपेट करें आप लोग इस सेशन में। सो इट विल मेक थिंग्स मोर, इट विल मेक थिंग्स मोर इंटरेस्टिंग अगर आप थोड़ा सा पार्टिसिपेट करें। बहुत बहुत आसान इसका ना रीजन है, why cash is considered superior to profit. Yes, Zahra, nothing from you. Umaima, nothing from you. Why? कुछ हद तक जहरा का जो आंसर है वो कुछ हद तक दैट इज क्लोज, दैट इज क्लोज। यस उमैमा, एनीथिंग फ्रॉम योर साइड? लास्ट बट नॉट लीस्ट, एनीथिंग फ्रॉम योर साइड? ओके, now let me explain.
ये तो हो गए कुछ आपके आंसर। देखो अब मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे मैं एक इन्वेस्टर या कोई कंपनी है जिसने एक इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, एक इन्वेस्टर, एक कंपनी है जो कि ना इन्वेस्टर है, जो कि ना इन्वेस्टर है, एक कंपनी है जो कि इन्वेस्टर है, या कोई शख्स है जो इन्वेस्टर है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आज मैंने एक जमीन खरीदी, आज मैंने एक जमीन खरीदी, एक लैंड में मैंने इन्वेस्टमेंट की, इस लैंड की वैल्यू है 5 लाख, ठीक है। लेकिन आज से लेट से 5 इयर्स, 5 इयर्स फ्रॉम नाउ, 5 साल के बाद मुझे पता चला कि जमीन की कीमत जो हो गई ना, वो 5 लाख से बढ़ के हो गई 5 मिलियन, 50 लाख, 50 लाख हो गई। मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने बोला यार क्या बात है, मेरी जमीन 50 लाख की हो गई, मैंने 5 लाख रुपए लगाए थे, 50 लाख की हो गई जमीन। मैं गया रियल एस्टेट एजेंट के पास, मैं एक स्टेट एजेंट के पास गया, या मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास गया, मैंने उसको बोला यार 50 लाख की जमीन है, 50 लाख की जमीन है मेरे पास, ठीक है। अब उस शख्स ने मुझे कहा भाई आपके लैंड की वैल्यू भले ही 50 लाख हो, लेकिन जब तक आपको इसका बायर नहीं मिलेगा ना, जब तक आपको इसका बायर नहीं मिलेगा, जब जब तक आपको इसका बायर नहीं मिलेगा, जब तक क्या होगा, ये जो फिक्स एसेट है आपका, ये जो एसेट है, ये कैश में कन्वर्ट नहीं होगा। जब तक आपको इसका बायर नहीं मिलेगा ना, तो ये कैश में कन्वर्ट नहीं होगा, यानी कि ये 50 लाख रुपए आपको कैश की शक्ल में नहीं मिलेंगे। तो जब तक मुझे ये 50 लाख रुपए कैश की शक्ल में नहीं मिलेंगे ना, जब तक ये 50 लाख रुपए मुझे कैश की शक्ल में नहीं मिलेंगे, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता, और भी बहुत सारे काम है। अगर मुझे कोई किसी किस्म की अय्याशी करनी है, मुझे तफरियां करनी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे यहाँ पैसा लगाना है, मुझे वहां पैसा लगाना है, लेकिन ये 50 लाख जब तक मुझे कैश की शक्ल में नहीं मिलेंगे, तो दिस लैंड इज यूजलेस, दिस लैंड इज वर्थलेस, दिस लैंड इज ऑफ नो गुड टू मी, कोई फायदा नहीं है इस जमीन का। तो जब भी हम कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, इन्वेस्टर कहीं पे इन्वेस्टमेंट करता है, तो इन्वेस्टर चाहता है कि उसको कैश मिले। इन्वेस्टमेंट हम करते ही क्यों, हम कैश के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। मिसाल के तौर पे लोग नेशनल सेविंग में इन्वेस्टमेंट करते हैं। नेशनल सेविंग के सर्टिफिकेट्स लोग जो हैं, जब वो रिटायर हो जाते हैं, उनकी एज हो जाती है, तो जो उनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी होती है उसको नेशनल सेविंग में इन्वेस्ट करते हैं, नेशनल सेविंग उनको रिटर्न देते हैं कैश की शक्ल में। तो जब तक इन्वेस्टर को कैश नहीं मिलता ना, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। दैट्स वाई एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, एक टर्म इस्तेमाल करते हैं हम, कैश इज द किंग, कैश इज द किंग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो स्कॉलर्स हैं ना, वो एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, कैश इज द किंग। नाउ इज दिस क्लियर, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि क्यों कैश क्यों बेहतर है, कैश क्यों बेहतर है प्रॉफिट से, अकाउंटिंग प्रॉफिट से। ओके, स्पेंडिंग ऑन मार्केट बिल्डिंग आइटम्स, मार्केट स्पेंडिंग ऑन मार्केट बिल्डिंग आइटम्स। अब मिसाल के तौर पे रिसर्च है, स्टाफ ट्रेनिंग है, एडवर्टाइजिंग है, ये क्या होता है, ये हम प्रॉफिट में से लेस कर देते हैं, ये हम प्रॉफिट में से लेस कर देते हैं। तो प्रॉफिट इससे क्या होता है, जितना ज्यादा हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हम एक्सपेंडिचर, जितना ज्यादा हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस करेंगे, जितना ज्यादा हम स्टाफ ट्रेनिंग पे एक्सपेंस करेंगे, जितना ज्यादा हम एडवर्टीजमेंट पे एक्सपेंडिचर करेंगे, क्या होगा, उतना ज्यादा हमारा प्रॉफिट कम होगा। क्योंकि ये जो है, ये इनको प्रॉफिट क्या कंसिडर करता है, इन इन तीनों को प्रॉफिट, इन सब चीजों को, ऐसी चीजों को प्रॉफिट क्या कंसिडर करता है, प्रॉफिट इनको एक्सपेंस कंसिडर करता है। अकाउंटिंग प्रॉफिट में ये सारी चीजें जो है ना वो लेस हो जाती हैं, इससे प्रॉफिट रिड्यूस होता है। तो अगर हम प्रॉफिट की बेस पे, जब हम किसी कंपनी की या किसी मैनेजर की, लेट से हम मैनेजर की जो है वो परफॉर्मेंस मेजरमेंट कर रहे हैं, हम परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हैं मैनेजर की, तो मैनेजर की परफॉर्मेंस को जब हम मेजर करेंगे, तो जितना ज्यादा मैनेजर ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे एक्सपेंडिचर किया होगा, स्टाफ ट्रेनिंग पे जितना खर्चा किया होगा, एडवर्टाइजिंग पे जितना खर्चा किया होगा, क्या होगा, उससे उसका प्रॉफिट उतना कम हो रहा होगा। तो प्रॉफिट कम हो रहा होगा, तो उसकी जो परफॉर्मेंस है ना, वो हमें लगेगा कि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है।
मैनेजर की डिवीजन का जो प्रॉफिट होगा ना वो कम होगा, तो हमें लगेगा कि यार इसकी ना परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, हमें ऐसा लगेगा परफॉर्मेंस खराब है। लेकिन इकोनॉमिक वैल्यू एडेड हमें जो है ईवीए ये कहता है कि जितना हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे एक्सपेंडिचर करें, जितना हम स्टाफ ट्रेनिंग पे पैसा खर्च करें, जितना पैसा हम एडवर्टाइजिंग पे लगाएं, उतना बेहतर है। क्यों बेहतर है? क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में, ये जो एक्सपेंसेस है ना, ये कंपनी को लॉन्ग टर्म में फायदा पहुंचाते हैं। दे आर बेनिफिशियल इन द लॉन्ग टर्म। ये एक तरह से ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, ये एक तरह से इन्वेस्टमेंट होती है। जितना आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा लगाएंगे, उतने आप प्रोडक्ट्स नए मार्केट में लॉन्च करेंगे। तो जो जब आप नए मार्केट में प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे तो उससे क्या होगा, मार्केट शेयर आपका बढ़ेगा, आपको और ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, आपकी आपकी रेपुटेशन इनहेंस होगी। स्टाफ ट्रेनिंग, जितना ज्यादा आप अपने स्टाफ को ट्रेनिंग देंगे, उतना स्टाफ आपका उतना एफिशिएंट होता चला जाएगा। तो ईवीए जो है ना, वो इस तरह की चीजों को क्या कंसिडर करता है, इस तरह के एक्सपेंडिचर्स को इन्वेस्टमेंट कंसिडर करता है और कैपिटलाइज करता है इनको। कहाँ पे? कैपिटल एम्प्लॉयड में इनको कैपिटलाइज करता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? ये पॉइंट, इस पॉइंट में कोई ऐसी बात जो समझ में ना आई हो? अब आपको क्लियर होता जा रहा है सब? ये सब, सब जो है वो सब जो है वो बोल रहे थे क्लास में, शुरू में बोल रहे थे कि क्यों सर, क्यों इकोनॉमिक वैल्यू एडेड जो है वो प्रॉफिट से क्यों बेहतर है? तो बेटा इसलिए बेहतर है, ये जो मैं आपके सामने रीजंस दे रहा हूँ ना, ये इसलिए बेहतर है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड प्रॉफिट से, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से, या रेजिडुअल इनकम से। क्योंकि रेजिडुअल इनकम है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, ये किस पे चलते हैं? ये अकाउंटिंग प्रॉफिट्स पे चलते हैं। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड अकाउंटिंग प्रॉफिट पे नहीं चलता, अपनी एडजस्टमेंट्स करता है। Is that clear? Is that becoming clear? Please write in the chat box so that I can be sure. Yes, please write in the chat box so that I can be sure. Yes, please write in the chat box. Lubna, Neelam, Zahra, please write in the chat box so that I can be sure. Yes, ये आया नीलम, ये आया समझ में आपको? लुबना, आया आपको समझ में? ओके अच्छा, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक एडजस्टमेंट हम ईवीए में ये भी करते हैं कि जो अनयूजुअल आइटम्स ऑफ प्रॉफिट और एक्सपेंडिचर हैं, दे शुड बी इग्नोर्ड। मिसाल के तौर पे इसकी एक एग्जांपल हो सकती है गेन ऑन डिस्पोजल। इसकी एक एग्जांपल हो सकती है गेन ऑन डिस्पोजल। गेन ऑन डिस्पोजल को हम क्या करते हैं, गेन ऑन डिस्पोजल को हम इसमें गेन ऑन डिस्पोजल को, मिसाल के तौर पे गेन ऑन डिस्पोजल है, एक अनयूजुअल आइटम है। एक देखो, एक तो रिकरिंग आइटम्स होते हैं जो हर साल, यानी कि जो हर साल हमारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं, रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं। लेकिन कुछ अनयूजुअल आइटम्स भी होते हैं प्रॉफिट में। मिसाल के तौर पे गेन ऑन डिस्पोजल है या लॉस ऑन डिस्पोजल है, एक अनयूजुअल आइटम है। कभी किसी साल गेन ऑन डिस्पोजल होता है, किसी साल नहीं होता। तो ऐसे आइटम्स को हम क्या करते हैं, ऐसे आइटम्स को हम जो है वो ऐसे आइटम्स को हम क्या करते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं जब हम नो पैट कैलकुलेट करते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, अब देखो कॉमनली टेस्टेड, इसकी जो है वो कॉमनली टेस्टेड एडजस्टमेंट्स क्या हैं एग्जाम में, जो है वो कॉमनली कौन सी एडजस्टमेंट्स इसकी आती हैं? एक्सपेंडिचर ऑन प्रमोशनल एक्टिविटीज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग शुड बी कैपिटलाइज। ये मैं बात बता चुका हूँ आपको कि इस तरह की जो एडजस्टमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, एम्प्लॉय ट्रेनिंग है, प्रमोशनल एक्टिविटीज है, इसको क्या करता है, इसको ईवीए इन्वेस्टमेंट कंसिडर करता है और इसको जो है वो हम कैपिटलाइज कर देते हैं और प्रॉफिट में इसको हम ऐड बैक कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन, ये आपको पता होगा। इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन, जिन लोगों ने पहले ईवीए पढ़ा है, तो ईवीए में एक इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन होता है। तो ईवीए क्या करता है कि ईवीए हमें कहता है कि हम अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को कंसिडर नहीं करें, बल्कि इसकी जगह इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन को कंसिडर करें। और इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन क्या होता है, इट रिफ्लेक्ट्स ट्रू चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। जो असल जो चेंज हुआ है वैल्यू ऑफ एसेट को, उसको कंसिडर करता है इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन। इसके ऊपर ना, इसको इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन के बारे में ना बहुत ज्यादा कोई ना रिसर्च नहीं करें आप। इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन की जो एडजस्टमेंट है ना, वो सीधी सीधी आएगी एग्जाम में।
मिसाल के तौर पे वो आपको सीधा सीधा बताएगा। इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन जो है ना, उसके ऊपर आप ज्यादा रिसर्च नहीं करें, सीधा सीधा एग्जाम में लिखा हुआ होगा कि भाई इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन इतना है और अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन इतना है। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को आप एड बैक कर देंगे और इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन को आप लेस कर देंगे, दैट्स इट, बस। अच्छा, प्रोविजंस एंड अलाउंसेस शुड बी एडेड बैक। प्रोविजन और अलाउंसेस क्या होते हैं? ये नॉन कैश आइटम्स होते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम एड बैक कर देते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड में। एंड द अफेक्ट ऑफ मूवमेंट शुड बी रिमूव फ्रॉम द इनकम स्टेटमेंट। और इसकी जो प्रोविजन और अलाउंसेस में जो इंक्रीज और डिक्रीज होता है ना, इसका अफेक्ट हम खत्म कर देते हैं। तो प्रोविजन और अलाउंसेस को अफेक्ट हम नोपैड में नहीं लेते हैं, जो हम अकाउंटिंग प्रॉफिट में लेते हैं। अच्छा, नॉन कैश आइटम, ये भी बात हो चुकी है कि नॉन कैश आइटम हम खत्म कर देते हैं इसके अंदर। टैक्स चार्ज इज बेस्ड ऑन कैश टैक्सेस। अच्छा, टैक्स चार्ज जो है ना वो कैश टैक्सेस पे, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे समझने वाला पॉइंट है कि जो टैक्स है ना वो कैश टैक्सेस पे रादर देन एक्रूअल बेसिस। जो मैंने आपको बताया था ना कि ईवीए जो है वो कैश को कंसिडर करता है, ईवीए कोशिश करता है कि करीब से करीब, कोशिश करता है कि करीब से करीब जो है ना वो कैश के करीब से करीब ले जाए प्रॉफिट को। यानी कि नो पैड जो होता है ना, ईवीए का मकसद, ईवीए में नो पैड का मकसद कैलकुलेट करने का मकसद ये होता है कि जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है ना वो कैश फ्लो के करीब चला जाए, दैट दैट बिकम क्लोजर टू कैश फ्लोज। अकाउंटिंग प्रॉफिट बिकम क्लोजर टू कैश फ्लो, कैश फ्लो के करीब करीब हो जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है ना ये टैक्स चार्ज है। ठीक है, अब टैक्स चार्ज में क्या है कि एक तो आप ना ये फॉर्मेट अपने पास ना कहीं पे नोट कर लें, टैक्स चार्ज एज पर इनकम स्टेटमेंट लेस इंक्रीज और डिक्रीज। जो बात हुई प्रोविजन, प्रोविजन का इफेक्ट जो है यहाँ पे इसने खत्म किया, प्रोविजन का इफेक्ट एक तो इसने खत्म किया एट टैक्स बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट, और वो टैक्स बेनिफिट वाली बात जो पहले हमारी बात हुई थी टैक्स बेनिफिट वाली, तो यहाँ पे आ गया ये कैश टैक्स, यहाँ पे आ गया ये कैश टैक्स। लेकिन इसके बारे में आप इस फॉर्मेट को ना याद कर सकते हैं, ये इसलिए है, कैश टैक्स जो है ना, कैश टैक्स एक्चुअली क्या है, ये क्लोजर टू क्या है, ये क्लोजर टू कैश टैक्स पेड है। ये क्या है, ये क्लोजर टू कैश टैक्स पेड है। ये टैक्स पेड तो नहीं है, एक्चुअल टैक्स पेड तो नहीं है, बट इट इज ओके। अच्छा, कैश ये जो है ये एक्चुअल कैश टैक्स तो नहीं है, जो हमने टैक्स पे किया एक्चुअल वो तो नहीं है, लेकिन ये क्या है, ये क्लोजर टू कैश है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये कैश टैक्सेस जो है ना ये क्लोजर टू कैश है। बहरहाल इस कैश टैक्स, ये जो टर्म है ना कैश टैक्सेस, इसके ऊपर मैंने काफी रिसर्च की कैश टैक्सेस के ऊपर, लेकिन मुझे जो है ना मुझे सिर्फ ये एक फॉर्मेट ही मिला, मुझे ये सिर्फ एक स्टेटमेंट ही मिली कैश टैक्सेस के बारे में। आप इसको चाहें तो आप इसको नोट कर सकते हैं अपने पास। बहरहाल टैक्स की एडजस्टमेंट अभी जब मैं आपको सवाल कराऊंगा ना तो मैं आपको टैक्स की एडजस्टमेंट कराऊंगा, लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ना आपको एक पॉइंट टैक्स के बारे में, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ना उस बात को आप बड़े गौर से सुनिएगा मेरी, बड़े गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये जो एडजस्टमेंट है ना ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है टैक्स की, इसके अंदर ईवीए के अंदर। ये इस बात को ना आप मेरी गौर से सुनिएगा। देखें, जब हम कैश फ्लो बनाते हैं, अब चलो बल्कि एक सवाल कर लेते हैं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, जब हम कैश फ्लो बनाते हैं तो उसके अंदर हम टैक्स एक्सपेंस का इफेक्ट लेते हैं या टैक्स पेड का एक्सपेंस लेते हैं? कैश फ्लो, कैश फ्लो में, कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, हम टैक्स, मेरा सवाल ये है कि हम क्या टैक्स एक्सपेंस का उसमें इफेक्ट लेते हैं या हम टैक्स पेड का इसमें इफेक्ट लेते हैं? कैश फ्लो में, कैश फ्लो में हम किसका अफेक्ट लेते हैं, टैक्स एक्सपेंस का या टैक्स पेड का? आप लोगों ने माशाल्लाह से एडवांस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पास किया हुआ है, पास किया हुआ है या आप दे रहे हैं, बहरहाल जो भी है, पास किया हुआ है या तो आप उसमें अपेयर हो रहे हैं या आप अपेयर हो चुके हैं, मुझे उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। तो अब आप, मेरा सवाल ये है कि जो हम कैश फ्लो बनाते हैं उसके अंदर हम टैक्स एक्सपेंस का अफेक्ट लेते हैं या टैक्स पेड का लेते हैं? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, हम उसके अंदर किसका अफेक्ट लेते हैं, टैक्स पेड का लेते हैं या टैक्स एक्सपेंस का लेते हैं कैश फ्लो में? जी, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। कैश फ्लो में, कैश फ्लो में,
कैश फ्लो, देखो कैश फ्लो जब हम बनाते हैं, कैश फ्लो बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो कैश फ्लो में हम टैक्स एक्सपेंस का इफेक्ट लेते हैं, टैक्स पेड का लेते हैं? पेड का लेते हैं डेफिनेटली, ठीक है, पेड का लेते हैं, टैक्स पेड का इफेक्ट लेते हैं। तो होता क्या है, होता क्या है कि हम अक्सर क्या होता है एग्जाम में, कि वो आपको क्या करेगा, वो आपको एग्जामिनर जो है ना, आपको कंफ्यूज करने के लिए ये भी दे देगा टैक्स चार्ज पर इनकम स्टेटमेंट भी दे देगा और लिख देगा टैक्स पेड, टैक्स पेड लिख देगा आपको। लेट से टैक्स पेड उसने लिख दिया, कुछ भी लिख दिया उसने, टैक्स पेड, टैक्स पेड लिख देगा आपको। अब आप बताएं कि ऐसी सिचुएशन में अगर मैं आपको बोलूं कि टैक्स पेड इतना है और टैक्स चार्ज इतना है एज पर इनकम स्टेटमेंट, तो दोनों में से आप कौन सा लेंगे? आप टैक्स पेड लेंगे या ये आप ये लेंगे टैक्स चार्ज लेंगे? टैक्स पेड लेंगे या टैक्स चार्ज लेंगे, बताएं। ईवीए की कैलकुलेशन में आप टैक्स पेड लेंगे या टैक्स चार्ज एज पर इनकम स्टेटमेंट लेंगे? यस, टैक्स पेड लेंगे। क्यों लेंगे, एक्सप्लेन करोगे यहाँ पे क्यों लेंगे, क्यों टैक्स पेड क्यों लेंगे? क्योंकि टैक्स एक्सपेंस जो है ना, ये एक नॉन कैश आइटम है, ये एक नॉन कैश आइटम है, ठीक है। हाँ, अगर आपको खाली टैक्स एक्सपेंस दिया हुआ, टैक्स पेड नहीं दिया गया, फिर आप ये ले लेंगे, फिर आप टैक्स चार्ज लेंगे, ठीक है। इज दैट क्लियर? ये पॉइंट आया मेरा समझ में आया आप लोगों को? ये पॉइंट मेरा आप लोगों को यहाँ पे समझ में आया? इज दैट क्लियर? यस, नीलम, लुबना, उमैमा, आप लोगों को आया समझ में, ये पॉइंट आया समझ में? और शुड आई एक्सप्लेन इट फर्दर? यस, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, आई एम वेटिंग। यस, कम ऑन, राइट इन द चैट बॉक्स। यस उमैमा। सर ये लाइन समझा दें प्लीज। नीलम, एक्चुअली आई एम गिविंग यू द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट, इट सीम्स लाइक यू आर हैविंग ट्रबल, मैं, मुझे लग रहा है कि तुम्हें ना थोड़ा मसला हो रहा है, तो मैं तुमको अनम्यूट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अगर तुम कुछ पूछना चाहो तो मुझसे यहाँ पे पूछ सकती हो, बात करके पूछ सकती हो, ठीक है। आई एम गिविंग यू द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट। यस, यस नीलम। लिखा हुआ टैक्स चार्ज इज बेस्ड ऑन कैश टैक्सेस रेदर देन एक्रूअल बेसिस। तो हम तो यहाँ यस, सिर्फ और सिर्फ कैश पे लेते हैं। मुझे ना आवाज नहीं आ रही ठीक, दोबारा बोलना। सर मैं ये पूछ रही हूँ कि यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि टैक्स चार्ज इज बेस्ड ऑन कैश टैक्सेस। तो जो टैक्स चार्ज होता है हाँ हाँ, तो ठीक सिर्फ है। एक एक्सपेंस होता है जो। नहीं नहीं, टैक्स चार्ज पर इनकम स्टेटमेंट लिखा हुआ है, टैक्स एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट वाला। देखो अगर ना अगर क्वेश्चन में तुमको खाली टैक्स एक्सपेंस दिया गया ना, खाली टैक्स एक्सपेंस दिया हुआ है, तो तुम टैक्स एक्सपेंस ले लोगी। लेकिन अगर टैक्स एक्सपेंस के साथ ये भी लिखा हुआ है ना कि टैक्स कैश पेड या टैक्स पेड इन कैश, तो फिर तुम टैक्स एक्सपेंस मत लेना, तुम फिर टैक्स पेड लेना, समझी? फिर तुम इस टैक्स एक्सपेंस का इफेक्ट हटा देना प्रॉफिट में से। इज दैट क्लियर? इसके ऊपर मैं ना तुम्हें सवाल दूंगा, अगर ये अभी समझ में नहीं आ रहा तो इंशाल्लाह मेरे पास ना ऐसे क्वेश्चंस मौजूद है, मैं तुम्हारे साथ क्वेश्चन शेयर करूंगा, तो वहां पे ना बात और क्लियर हो जाएगी। ये थोड़ा सा एक मुश्किल कॉन्सेप्ट है ईवीए का। ईवीए की जितनी भी एडजस्टमेंट्स है ना, दे आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, एज आई टोल्ड यू इन द एट द बिगिनिंग ऑफ द अर्लियर इन द सेशन। Most of the adjustment in the economic value added topic, they are hard to understand, they are difficult to understand। लेकिन जहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को ना ये एडजस्टमेंट्स आए, समझ में आए। अभी तो आप देखेंगे कि इसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो एडजस्टमेंट है वो कितनी मुश्किल है। ओके देन, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगर अभी ये ना नहीं आ रहा है ये अगर समझ में थोड़ा, तो मेरे साथ रहो यहाँ पे ना, मेरे साथ रहो, मेरे साथ रहो, बी विद मी, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट्स, डोंट वरी। अब लिखा हुआ है यहाँ पे टाइम टू प्रैक्टिस, ठीक है, टाइम टू प्रैक्टिस। यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम टू प्रैक्टिस अ क्वेश्चन ऑन इकोनॉमिक वैल्यू एडेड टू हेल्प यू गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग of all the important adjustments,
बस अगर इसकी ये एडजस्टमेंट्स आ जाए ना समझ में, तो मेरा ख्याल है कि इसके नंबर तकरीबन पूरे हो जाएंगे, तुम्हारे पक्के हो जाएंगे इकोनॉमिक वैल्यू एडिड के। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका जो पेपर है ना उसके अंदर एमसीक्यूज जरूर आएंगे, लेकिन इकोनॉमिक वैल्यू एडिड से मुझे लगता है कि एमसीक्यूज नहीं आएंगे बल्कि एक लेंथी क्वेश्चन आएगा इकोनॉमिक वैल्यू एडिड में से। ऐसा मेरा ओपिनियन है, हो सकता है, हो सकता है ना आए, बट इट इज ओनली अ गेस। ओके, so I am taking a short break here. I am taking a break of 2 minutes, and when I will come back I will start a question on economic value added. Thank you very much for attending today's session। और 2 मिनट में मैं वापस आ रहा हूँ, और 2 मिनट के बाद जो है वो मैं करने वाला हूँ इकोनॉमिक वैल्यू एडिड पे एक सवाल, एक लेंदी सवाल और एक मुश्किल सवाल। इनफैक्ट मैं इकोनॉमिक वैल्यू एडिड पे आपके सामने सॉल्व करूँगा। ठीक है, 2 मिनट का मुझे जरा टाइम दीजिए प्लीज। Okay, then should I start? Should I resume the class? Please write in the chat box so that I can be sure. मैं resume कर दूँ class? Yes, Umema. Yes, Lubna. Should I resume? Okay, now I am resuming. ठीक है? अच्छा, अब इस सवाल में देखें आप, इस सवाल में क्या करना है, आपको इनकम स्टेटमेंट दी गई है। Adam companies summarized income statement for the past 2 years are shown below। 2 साल की इनकम स्टेटमेंट इसने दे दी। यहाँ पे करना क्या है, सवाल में करना है इकोनॉमिक वैल्यू एडिड कैलकुलेट करना है दोनों सालों, 2009 में भी और 2010 में भी। 2009 में भी कैलकुलेट करना है, 2010 में भी कैलकुलेट करना है। इकोनॉमिक वैल्यू एडिड कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें क्या करना होगा, पहले हमें नोपैट कैलकुलेट करना होगा। पहले हमें नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करना होगा। अब हमने बात की थी कि नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बहुत सारी जो है वो एडजस्टमेंट्स होती हैं, मुख्तलिफ एडजस्टमेंट होती हैं। अच्छा, यहाँ पे एक मजे की बात मैं ये बताऊं कि जब स्टर्न स्टीवर्ट जो यूएस कंसल्टिंग फर्म थी, जब इसने इकोनॉमिक वैल्यू एडिड इजाद किया तो कोई 160 एडजस्टमेंट्स करी इसने 160 एडजस्टमेंट्स करी इकोनॉमिक वैल्यू एडिड में।
तो अब आप सोचें कि इकोनॉमिक वैल्यू एडेड को कैलकुलेट करना कैसा होगा। अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में इकोनॉमिक वैल्यू एडेड को कैलकुलेट करने पे जाएं तो आपको क्या लगता है बहुत आसान होगा क्या? डेफिनेटली बड़ा मुश्किल काम होगा। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का। ये जो इसके अंदर एडजस्टमेंट है ना, ये एडजस्टमेंट है ही मुश्किल, और ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का। खैर, अब हमें चूंकि हमें इकोनॉमिक वैल्यू एडेड यहाँ पे कैलकुलेट करना है तो एडजस्टमेंट तो हमें करनी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ले रहा हूं मैं यहाँ पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिया मैंने 2010, यस 2010 का इकोनॉमिक प्रॉफिट लिया। यहाँ पे मैंने 2009 का इकोनॉमिक प्रॉफिट लिया। अच्छा, अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आप देखें पहली एडजस्टमेंट, द अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स वाज 300,000 एट 2009, 1 जनवरी 2009, 250,000 at December 31st December 2009 and 350,000 at 31st December 2010। अब देखो, अब जो है ना, ये समझने वाली चीज है। इसके अंदर जो है ना, अगर आपकी बेसिक अकाउंटिंग अच्छी है ना तो आपको ये जरूर आएगा समझ में। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये बोल रहा है कि अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट जो है ना, ये बोल रहा है कि अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट क्या है आपका। वेट अ मिनट, हाँ, ये बोल रहा है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट क्या है, प्रोविजन है। तो प्रोविजन का अफेक्ट हम ईवीए में खत्म करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रोविजन यहाँ पे हो क्या रहा है। मिसाल के तौर पे ये अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट है, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स का अकाउंट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे क्या हो रहा है, 2009 के शुरू में, 2009 के शुरू में आगाज में ये कितना था, $300,000। ठीक, कितना था, ये था $300,000। 1 जनवरी 2009 को ये जो था, ये था $300,000। अब ये बोल रहा है 31 दिसंबर 2009, यानी कि 2009 के एंड में, 2009 का एंडिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस यहाँ आ रहा है तो एंडिंग कहाँ आएगा, एंडिंग यहाँ आ जाएगा सर, 31 दिसंबर 2009 के एंड पे, 2009 के एंड पे कितना हो गया, ये हो गया 250,000। 250,000 हो गया। अच्छा, अब ये जो क्लोजिंग है अगले साल में क्या बन जाएगा, अगले साल में बन जाएगा ओपनिंग। तो 1 जनवरी 2010 में ये बन जाएगा ओपनिंग, यहाँ पे आ जाएगा ये 250,000। क्लोजिंग 2010 का क्लोजिंग कितना आ रहा है, 31 दिसंबर 2010 को, यानी कि 2010 के एंड में ये जो बैलेंस था अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स का, ये कितना हो गया, ये हो गया 350,000। ये हो गया 350,000, ये हो गया 350,000। ठीक है, अच्छा, अब पहले साल में क्या हो रहा है, पहले साल में प्रोविजन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे आ जाएगा 50,000, क्योंकि ये जो है, ये देखें, ये 2009 है, ये 2009 है पूरा, ये जो है ना, ये 2009 है। 2009 में क्या हुआ, 2009 में 50,000 यहाँ पे आ जाएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसे हम सिंगल एंट्री में करते हैं ना, ये बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट, इसकी एंट्री क्या बनी, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट जो है वो, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स जो है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे डेबिट हो रहा है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा है। प्रोविजन क्या हो रहा है, प्रोविजन डिक्रीज हो रहा है। प्रोविजन पहले साल में 2009 में प्रोविजन क्या हो रहा है, प्रोविजन डिक्रीज हो रहा है। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट
2009 में प्रोविजन जो है ये क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। तो जब प्रोविजन डिक्रीज होता है तो उससे प्रॉफिट पे उसका क्या इम्पैक्ट जाता है? मेरा सवाल है, जब प्रोविजन डिक्रीज होता है तो उसका, आप चैट बॉक्स में आंसर करें कि प्रोविजन जब डिक्रीज होता है तो उसका प्रॉफिट में क्या अफेक्ट जाता है? प्रॉफिट उससे जो है वो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? हाँ, प्रोविजन जब डिक्रीज होता है, प्रोविजन जब डिक्रीज होता है तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है प्रॉफिट पे, उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है। अब आप देखें यहाँ पे मैंने एंट्री बनाई है इसकी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट किया है, इसका मतलब है प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। 2009 में जो इसने अपनी इनकम स्टेटमेंट में, कंपनी ने जो अपनी इनकम स्टेटमेंट में एडजस्टमेंट की होगी उसमें प्रॉफिट को इसने इंक्रीज किया होगा। तो ईवीए में जब नो पैट में एडजस्टमेंट करेगी कंपनी, ईवीए में इकोनॉमिक वैल्यू एडेड में जब नो पैट पे, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड में जब नो पैट में एडजस्टमेंट होगी इसकी, तो क्या एडजस्टमेंट होगी? क्या इस अमाउंट को ऐड करेंगे हम 2009 में या हम इसको लेस करेंगे? बताएं, कम ऑन, राइट इन द चैट बॉक्स। जब इसने अपनी इनकम स्टेटमेंट बनाई होगी, जब इसने अपनी इनकम स्टेटमेंट बनाई होगी तो इसने एडजस्टमेंट मारी होगी या एडजस्टमेंट की होगी, तो इंक्रीज किया होगा, प्रॉफिट को इंक्रीज किया होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। देखो यहाँ पे मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को शो किया है 50,000, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट इंक्रीज किया होगा इसने 2009 में। तो अब जब ये नो पैट कैलकुलेट करेगा, ईवीए के लिए ये नो पैट कैलकुलेट करेगा, तो इसमें क्या करेगा? ऐड करेगा इंक्रीज इन प्रोविजन या लेस करेगा? बताओ प्लीज, कम ऑन, राइट इन द चैट बॉक्स। अगर गलत भी हो तो कोई बात नहीं यार, मैं समझाऊंगा। यस, कम ऑन, राइट इन द चैट बॉक्स। क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा? देखो, जब अपनी इनकम स्टेटमेंट में इसने एडजस्टमेंट की होगी, हाँ, जब इसने अपनी इनकम स्टेटमेंट में एडजस्टमेंट की होगी, कंपनी ने अपनी इनकम स्टेटमेंट बनाई होगी 2009 की, तो उसमें इंक्रीज इन प्रोविजन को प्रॉफिट में ऐड कर दिया होगा। लेकिन इकोनॉमिक वैल्यू एडेड में, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हम इसका अफेक्ट क्या करेंगे? इसका अफेक्ट हम रिवर्स करेंगे, इसका अफेक्ट हम खत्म करेंगे। तो जब हम इसका अफेक्ट खत्म करेंगे तो वहां पे जो चीज ऐड हुई है यहाँ पे क्या हो जाएगी? यहाँ पे लेस हो जाएगी। इज दैट क्लियर? ये आया समझ में? ये लेस हो जाएगा यहाँ पे, ये आया समझ में? ये आया समझ में? यस। नीलम, you look a little bit confused. उमैमा, you look confused. आप लोगों को मेरा ख्याल है कि मुश्किल लग रहा है। क्यों मुश्किल लग रहा है? शुड आई गिव यू द अपॉर्चुनिटी टू टॉक? ये आपको मुश्किल लग रहा है? यस नीलम, इट सीम्स डिफिकल्ट। क्यों, क्या मुश्किल लग रहा है इसके अंदर? क्या मुश्किल लग रहा है इसके अंदर? प्लीज मुझे बताओ, सो दैट आई कैन बी श्योर आई कैन आंसर योर क्वेश्चन इजीली। क्यों मुश्किल क्यों लग रहा है ये? प्लीज। यस, यस, क्यों मुश्किल क्यों लग रहा है ये? क्यों नहीं आ रहा समझ में? भाई, जब कंपनी ने अपनी इनकम स्टेटमेंट बनाई होगी, अपने अकाउंट्स बनाए होंगे, पूरे साल के अकाउंट्स बनाए होंगे एडम्स कंपनी ने, तो उसने क्या किया होगा? तो इसने क्या किया होगा? इसने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो ये जो डिक्रीज इन प्रोविजन है, ये जो डिक्रीज इन प्रोविजन है, इसको प्रॉफिट में ऐड कर दिया होगा, इसको प्रॉफिट में ऐड कर दिया होगा। ठीक है, अब इसका अफेक्ट हमें खत्म करना है, ईवीए में इसका अफेक्ट हमें खत्म करना है, तो हमने ऐड करने के बजाय क्या किया? इसको लेस कर दिया। एक चीज जो वहां पे ऐड हो रही थी, प्रॉफिट में ऐड हो रही थी, उसको हमने क्या किया? उसको हमने लेस कर दिया। ये क्यों नहीं आ रहा समझ में?
प्रॉफिट में ये अमाउंट ऐड हो रहा होगा, 50,000 जो है वो ऐड हो रहा होगा, ठीक है। यस नीलम, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, पार्टिसिपेट इन द सेशन, interact with me so that I can be sure. Please write in the chat box. Please write in the chat box. अच्छा, अब क्या है, अब क्या है कि 2010 पे चले आते हैं हम। अगर नहीं आ रहा समझ में तो प्लीज आप अपने चैट बॉक्स में सवाल लिख के जो है ना वो मुझसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं मुझसे। अच्छा, अब हम चले आते हैं 2010 पे। 2010 का जो ओपनिंग बैलेंस है वो कितना है, 250,000 है। क्लोजिंग है 350,000। इसका मतलब है प्रोविजन क्या हो गया, प्रोविजन इंक्रीज हो गया। यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्या है, ये बैलेंसिंग फिगर है, ये बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट कितना आएगा, ये आएगा 100,000। 250 प्लस 100,000 ये बराबर हो जाएगा इसके 350,000 के। इज दिस क्लियर? 250 प्लस 100,000 350,000 के बराबर हो जाएगा। 100,000 बैलेंसिंग फिगर है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। ये आ रहा है समझ में? प्रोविजन क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, प्रोविजन का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, यानी कि अलाउंस फॉर बैड डेट का अकाउंट जो है, अलाउंस का अकाउंट जो है वो क्या हो रहा है, वो यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो क्या हो रहा है, वो डेबिट हो रहा है यहाँ पे। कितने अमाउंट से, 100,000 से। नाउ इज दिस क्लियर? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो रहा है, इसका क्या मतलब है, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो रहा है तो प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? डेफिनेटली प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है। तो 2010 में क्या हुआ होगा, प्रॉफिट इंक्रीज हुआ या डिक्रीज, डिक्रीज किया है। इस एडजस्टमेंट में प्रॉफिट जो है 2010 में क्या किया, डिक्रीज किया। 2010 में प्रॉफिट क्या किया, डिक्रीज किया है कंपनी ने। इनकम स्टेटमेंट में एक डिक्रीज इन प्रॉफिट इसने शो किया होगा। इनकम स्टेटमेंट में क्या किया होगा, एक डिक्रीज इन प्रॉफिट शो किया होगा। अब हमें इसको खत्म करना है, अब हमें इसका इफेक्ट जो है वो ईवीए में खत्म करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे या लेस करेंगे? इसको यहाँ पे हम ऐड करेंगे या लेस करेंगे? नो पैड में हम इसको ऐड करेंगे या लेस करेंगे? नो पैड में हम इसको ऐड करेंगे या लेस करेंगे? डिक्रीज इन प्रॉफिट है, तो डिक्रीज इन प्रॉफिट को हम ऐड करेंगे या लेस करेंगे? कम ऑन, यस लुकना, यू कैन आंसर। ऐड करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि ऐड करेंगे क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे लेस हो रहा है, प्रॉफिट में से माइनस हो रहा है। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है इसके अंदर प्रोविजन जो है 2010 में प्रोविजन क्या हुआ होगा, प्रोविजन 2010 में क्या हुआ होगा, प्रोविजन प्रोविजन जो है वो इंक्रीज हुआ होगा, तो उसने प्रॉफिट में से लेस कर दिया होगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं। ये आ रहा है नीलम, ये आ रहा है समझ में? इज दैट क्लियर नीलम? प्लीज, आई एम गिविंग यू द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट। मैं तुम्हें ना यहाँ पे अनम्यूट कर रहा हूँ, तुम मुझसे सवाल पूछ सकती हो। ओके, यस, इट लुक्स लाइक नीलम इज ऑल्सो नॉट पार्टिसिपेटिंग। ओके देन, अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ 500,000 पर इनकर्ड ड्यूरिंग ईच ऑफ द ईयर्स 2009 एंड 2010. These costs were expensed in the income statement as they did not meet the requirements of financial reporting standards for capitalization. Project Z is not complete yet. अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट इनकर की है 500,000, दोनों सालों में इसने की है। प्रोजेक्ट जेड की रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट दोनों सालों में इसने 500,000 इनकर की है। These costs were expense in the income statement. इसने expense out कर दी थी ये cost, research and development cost, as they did not meet the requirement of financial reporting standards for capitalization. क्योंकि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स पे पूरी नहीं उतर रही थी तो इसने एक्सपेंस आउट कर दी। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड की कैपिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट पे पूरी नहीं उतर रही थी, इसने बहरहाल इसने एक्सपेंस आउट कर दी। और प्रोजेक्ट जेड जो है ना वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अच्छा, अब हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट को, मैंने आपको पहले बताया था कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट को हम क्या करते हैं, हम कैपिटलाइज करते हैं ईवीए में।
या नो पैड में ईवीए में हम क्या करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट को कैपिटलाइज करते हैं, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को ईवीए इन्वेस्टमेंट कंसीडर करता है। तो अब बताओ कि अब इसको ऐड करेंगे यहाँ पे या लेस करेंगे 500,000 को? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। 500,000 जो है वो यहाँ पे ऐड होगा या लेस होगा दोनों सालों में? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स सो दैट आई कैन बी श्योर। प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स सो दैट आई कैन बी श्योर कि ये ऐड होगा या लेस होगा, प्लीज। यस, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स सो दैट आई कैन बी श्योर कि ये इसमें ऐड होना चाहिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब वहां पे इसने जो है वो एक्सपेंस आउट कर दिया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट को इसने एक्सपेंस आउट कर दिया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफेक्ट खत्म करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट को हम ऐड बैक करेंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट को हम ऐड बैक करेंगे प्रोजेक्ट जेड पे। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ प्रोजेक्ट जेड। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ऐड बैक करेंगे 500 ऐड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आ रही है एक और मुश्किल एडजस्टमेंट। अब जो है ना, अच्छा ये जो है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि नीलम इज गेटिंग इज फाइंडिंग इट रियली डिफिकल्ट टू ग्रास्प थिंग्स। लेकिन नीलम जो है वो सवाल नहीं पूछ रही है। तो आप अगर मुझसे सवाल पूछे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप मुझसे सवाल पूछे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इनफैक्ट आई एम गिविंग यू द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट। आप मुझसे बात कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन आपको नहीं आ रहा समझ में तो आप मुझसे सवाल पूछें, क्योंकि अगर आप इफ यू आर जस्ट सिटिंग ब्लैंक देन इट इज ऑफ नो यूज, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है, एट द एंड, एडजस्टमेंट नंबर 3, एट द एंड ऑफ 2008 the company had completed another research and development project, project X. Total expenditure on this project had been 1,500,000, none of which had been capitalized in the financial statements. The product developed by Project X went on sale on 1st January 2009 and the product was a great success. The product's life cycle was only 2 years, so no further sale of the product are expected after 31st December 2010. अच्छा, अब क्या है कि 2008 के एंड पे, यानी कि 2009 शुरू होने से पहले, 2009 शुरू होने से पहले कंपनी ने एक प्रोडक्ट बना लिया था। प्रोजेक्ट एक्स पे कंपनी काम कर रही थी, तो कंपनी ने एक प्रोडक्ट बनाया था, ठीक है। और उस पे जो कंपनी ने जो उसका जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर था टोटल, वो कितना था, वो था 1,500,000। उसका जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर था वो कितना था, वो था 1,500,000। और वो प्रोडक्ट कंपनी ने बेचना शुरू किया 2009 के स्टार्ट से। जैसे ही 2009 स्टार्ट हुआ, कंपनी ने बेचना शुरू किया प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट बन चुका था 2009 से पहले पहले तक वो प्रोडक्ट बन चुका था। बेचना शुरू किया कंपनी ने 2009 में, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो 1,500 है ना, इसको कैपिटलाइज हो जाना चाहिए। ये 2008 तक कैपिटलाइज हो चुका होगा। अब हमें 2009 में क्या करना है, हमें एक अमोर्टाइजेशन चार्ज करना है इसके ऊपर 1,500,000 पे एक अमोर्टाइजेशन चार्ज करना है। और प्रोडक्ट की जो लाइफ साइकिल है ना, वो कितनी है, वो 2 साल है। तो अगर हम 1,500,000 पे अमोर्टाइजेशन चार्ज करें तो 2 सालों में हर साल कितनी अमोर्टाइजेशन चार्ज होगी? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, कितनी अमोर्टाइजेशन चार्ज होगी? अमोर्टाइजेशन, यस, अमोर्टाइजेशन कितनी चार्ज होगी एक साल में, कितनी होगी? 1,500,000। वो बोल रहा है कि प्रोडक्ट का जो लाइफ साइकिल है ना वो 2 साल है। प्रोडक्ट का जो लाइफ साइकिल है वो 2 साल है। तो अमोर्टाइजेशन कितनी चार्ज होगी? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। अमोर्टाइजेशन कितनी चार्ज होगी इसके ऊपर, एक साल में कितनी चार्ज होगी? 2 साल लाइफ साइकिल है इसका, और इसके ऊपर जो टोटल जो एक्सपेंडिचर इनकर किया ना वो 1,500,000 है। यानी कि 1,500,000 का एसेट इसने कैपिटलाइज कर लिया होगा 2009 से पहले। 2009 से पहले एक एसेट हमारे पास आ रहा है 1,500,000 का, एक इंटेंजिबल एसेट आ रहा है। तो इसके ऊपर 2 साल की अमोर्टाइजेशन चार्ज करनी है। 2 साल के बाद इसकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल खत्म हो जाएगी। तो 1,500,000 को अगर हम 2 से डिवाइड करें 750, तो अमोर्टाइजेशन एक साल में बनेगी इसकी 750। इज दिस क्लियर? ये आया समझ में? अगर नहीं आया समझ में तो आप ना मुझसे
सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। प्लीज कम ऑन, राइट इन द चैट बॉक्स, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। अगर आपको ये नहीं आ रहा समझ में अमोर्टाइजेशन, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा इंटरनेट कनेक्शन जो है वो दैट इज गेटिंग अनस्टेबल, मेरा जो इंटरनेट कनेक्शन है इट इज गेटिंग अनस्टेबल अ लिटिल बिट, बट आई होप दैट इट विल नॉट डिस्कनेक्ट। प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स अगर आपको ये अमोर्टाइजेशन वाली बात नहीं आ रही समझ में। ये जो है ना, अब हम क्या करते हैं, हम ईवीए में जो है वो हम कैपिटलाइज करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर जो है ना वो प्रोजेक्ट पे कितना है, वो है 1500,000 का। इसने प्रोजेक्ट पे पूरा एक प्रोडक्ट बनाया है $1500,000 का 2009 से पहले पहले, और वो प्रोडक्ट इसने बेचना शुरू किया 2009 में। अब प्रोडक्ट की जो लाइफ साइकिल है ना वो 2 साल है। तो ये जो 1500,000 है ना, इसने इसको कैपिटलाइज कर लेना चाहिए हमें, ईवीए के मुताबिक इसको कैपिटलाइज कर लिया। अब इस पे हम अमोर्टाइजेशन चार्ज कर रहे हैं 2 साल की, 2 साल की, क्योंकि हमने प्रोडक्ट बना लिया, तो हमने इसको 1500,000 को कैपिटलाइज कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इस पे अमोर्टाइजेशन चार्ज कर रहे हैं। जैसे जैसे हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, हम अपने इस डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पे अमोर्टाइजेशन चार्ज कर रहे हैं, और अमोर्टाइजेशन हम इस तरह से चार्ज करेंगे कि 2 साल उसका लाइफ साइकिल है, तो हर साल में 1500,000 का आधा, दोनों सालों में आधा आधा हमने डिवाइड कर दिया, 750 ले लिया। इज दैट क्लियर? Okay then. Now let's move forward. The company incurred non-cash expenses of 15,000 in both years. कंपनी ने नॉन कैश एक्सपेंसेस इनकर किए दोनों सालों में। कितने कितने इनकर किए, कितने कितने इनकर किए, 15,000 दोनों सालों में। तो नॉन कैश एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, इसके अंदर ऐड बैक कर देते हैं। नॉन कैश एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, हम ऐड बैक कर देते हैं। कितना, 15 दोनों सालों में हम नॉन कैश एक्सपेंसेस को ऐड बैक कर देंगे। 15,000 हम यहाँ पे नहीं लेंगे, 1000 हम यहाँ पे नहीं ले रहे, ठीक है, 1000 हम यहाँ पे नहीं ले रहे हैं। अच्छा, अब जो है ना, अब इसकी मुश्किल एडजस्टमेंट है, टैक्स वाली एडजस्टमेंट है इसकी, ठीक है। अब इस पे ये बोल रहा है टैक्स टैक्स वाली एडजस्टमेंट, द कंपनी देयर वाज नो डेफर्ड टैक्स प्रोविजन। अच्छा, अब हमें इसकी जो टैक्स की एडजस्टमेंट करनी है, तो टैक्स देखें आप, टैक्स एक्सपेंस कितना है 1150 यहाँ पे 2009 में, और 2010 में कितना 1375 2009 में, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि आप टैक्स एक्सपेंस उस सूरत में लेंगे, यहाँ पे कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि हमने कैश में कितना टैक्स पे किया था, हमने कैश में कितना टैक्स पे किया था। तो हम डायरेक्ट एक टैक्स एक्सपेंस ले लेंगे, यहाँ पे हम टैक्स एक्सपेंस ले लेंगे कितना 1375 और जो है 1150, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे कोई कैश हमें नहीं, हमें ये नहीं लिखा हुआ कि हमने कैश में कितना टैक्स पे किया था। हमें डायरेक्ट इनकम स्टेटमेंट वाला जो है ना टैक्स उठा के हम यहाँ पे ले लेंगे। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लेस कर देंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लेस कर देंगे इसमें से, इसको हम लेस कर देंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा टैक्स एक्सपेंस। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि एक टैक्स शील्ड ऑन इंटरेस्ट भी हम इसमें से लेस करते हैं। तो टैक्स शील्ड ऑन इंटरेस्ट, टैक्स शील्ड ऑन इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी, टैक्स शील्ड ऑन इंटरेस्ट कितनी होगी, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। अगर आप चैट बॉक्स में यहाँ पे लिख सकते हैं कि टैक्स शील्ड ऑन इंटरेस्ट कितनी होगी दोनों सालों में। तो टैक्स शील्ड ऑन इंटरेस्ट 2010 में होगी। यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंस दिया हुआ है 1000 इंटरेस्ट एक्सपेंस दिया हुआ है, इसका 25%, इसका 25%, क्योंकि 25% टैक्स रेट है, इसका 25% आ जाएगा, ठीक है, इसका 25% आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे है 900, तो 900 का 25% आ जाएगा 225। आया समझ में, ये आई टैक्स शील्ड ऑन इंटरेस्ट आ गया समझ में। प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स सो दैट आई कैन बी श्योर, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स सो दैट आई कैन बी श्योर।
असल में आज की क्लास जो है ना ये काफ़ी लंबा हो गया, ये सेशन भी ना काफ़ी लंबा हो गया, इस वजह से मुझे लग रहा है कि इंटरेस्ट भी ना लूज कर रहे हैं लोग। बहरहाल जो भी है, प्लीज़ राइट इन द चैट बॉक्स सो दैट आई कैन बी श्योर आपको कोई चीज़ नहीं आ रही समझ में, सो यू कैन कॉमेंट इन द चैट बॉक्स। Yes, that's the reason. Or you people need to go to office tomorrow. That definitely. Yes, Neelam, is there anything you look very much confused? You look very much confused. अच्छा लुबना, आपको आया ये समझ में? इसमें कोई प्रॉब्लम? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। इसमें कोई प्रॉब्लम? ये मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने नो पैड कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे मैंने नो पैड ये कैलकुलेट कर लिया आपके सामने, ठीक है? अच्छा, ओके, नो प्रॉब्लम लुबना, यू कैन लीव, नो प्रॉब्लम। अच्छा, यहाँ तक आपको सही लगा लुबना? आपका क्या फीडबैक क्या है यहाँ पे? आपका फीडबैक क्या है? ओके ओके, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, एनीथिंग यू वांट टू शेयर, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, एनीथिंग यू वांट टू शेयर? कोई ऐसी बात जो आप चाहेंगी, या कोई ऐसा जो है कोई मुश्किल टॉपिक जो आप समझना चाहेंगी? यस, आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग, नो प्रॉब्लम, आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स फॉर अटेंडिंग, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब जो है ना ये है, ये हो गया नो पैड। अब हमें क्या करना है, हमें इकोनॉमिक कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना है, यानी कि हमें ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, थैंक यू, थैंक्स फॉर एडिंग मी टू द ग्रुप, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे हमें इकोनॉमिक कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो कैलकुलेट करना है। इकोनॉमिक कैपिटल एम्प्लॉयड। Yes, Neelam, you are having difficulties. You are finding it difficult. It appears that you are finding it a bit confusing. तो अगर तुम पार्टिसिपेट करो तो ज़्यादा अच्छा है इस सेशन में। अगर पार्टिसिपेट करो तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे भी आई एम अबाउट टू एंड, बस सिर्फ मुझे ये इकोनॉमिक कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो और इसके अंदर शामिल करना है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि इकोनॉमिक कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो ईवीए का कैपिटल एम्प्लॉयड एक्चुअली, ईवीए का कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल एम्प्लॉयड इक्विटी प्लस डेट पर द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन वाज 33,500 एट 1st January 2009 एंड 37,000 एट 1st January 2010। अच्छा, अब बोल रहा है कि कैपिटल एम्प्लॉयड एज पर द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना एज पर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अच्छा, इसके अंदर ना वो थाउजेंड वाली राउंडिंग ऑफ नहीं करनी है, इसको एज इट इज लेना है। 33,500 लेना है इसको एज इट इज, और इसको लेना है एज इट इज 37,000, ठीक है? इसके अंदर ना राउंडिंग ऑफ नहीं करना है, इसके अंदर थाउजेंड वाली राउंडिंग नहीं करनी है, ठीक है? अच्छा, एज पर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो 2010 में इकोनॉमिक कैपिटल एम्प्लॉयड और 2009 में इकोनॉमिक कैपिटल एम्प्लॉयड जो वो कैपिटल एम्प्लॉयड एज पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट है 33,500 और 37,000। ओके देन। अच्छा, ये तो हो गया ही कुछ बात स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जो कैपिटल एम्प्लॉयड की फिगर आ रही है उसकी बात होगी, ठीक है? अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर एडजस्टमेंट्स क्या क्या होंगी। एक तो अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट की एडजस्टमेंट होगी इसके अंदर। देखो 2009 के शुरू में, 2009 के शुरू में जो प्रोविजन था, जो अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट था वो कितना था 300,000, और 2010 के शुरू में कितना था, 2010 के शुरू में था 250,000। तो एक बात ना यहाँ पे आप याद रखें कि जो हम कैपिटल एम्प्लॉयड का फिगर लेते हैं ना वो हम साल के शुरू का लेते हैं ईवीए में, वो हम क्या करते हैं, हम साल के शुरू का लेते हैं। तो हमें जो फिगर लेना है ना यहाँ पे वो किसका लेना है, वो हमें साल के शुरू का लेना है,
तो साल के शुरू में 2009 के साल के शुरू में अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट कितना था? अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट जो था वो कितना था 2009 के शुरू में? 2009 के शुरू में का 300, ठीक है। और 2010 के शुरू में जो है, यानी कि 2009 के आखिर में था 250,000, तो 2010 के शुरू में भी इतना ही होगा, तो 250 को हम ऐड कर देंगे इसके अंदर अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है। क्योंकि अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इसका इफेक्ट जो है वो हम ना कैपिटल एम्प्लॉयड में लेंगे ना हम प्रॉफिट में लेंगे, बल्कि इसका इफेक्ट हम क्या करेंगे, इसका इफेक्ट हम खत्म कर देंगे, ठीक है। तो हमने दोनों साल के ओपनिंग लिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के, और उसको हमने ऐड बैक कर दिया कैपिटल एम्प्लॉयड के फिगर में, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के कैपिटल एम्प्लॉयड के फिगर में। अच्छा, अब हम बात करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ये एक मुश्किल चीज है, ये एक मुश्किल चीज है। प्रोडक्ट एक्स, पहले बात कर लेते हैं प्रोडक्ट एक्स पे। अच्छा, अब प्रोडक्ट एक्स मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 1500,000 2009 से पहले पहले कंपनी ने एक प्रोडक्ट डेवलप किया, और उस प्रोडक्ट पे जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इनकर किया वो था 1500,000। यानी कि 2009 से पहले पहले कंपनी ने एक एसेट रिकग्नाइज किया, एक इंटेंजिबल एसेट रिकग्नाइज किया जिसकी वैल्यू थी 1500,000। तो 2009 के शुरू में 1500,000 जो है, ये 2009 के शुरू में 1500,000, यानी कि 1500,000 क्या होगा, कंपनी के स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इसको हम कैपिटलाइज करेंगे, क्योंकि कंपनी ने एक प्रोडक्ट डेवलप किया जिसकी वैल्यू थी 1500,000, तो हम इसको कैपिटलाइज करेंगे। ईवीए हमें क्या कहता है कि जितना भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है इसको हम क्या करते हैं, इसको हम कैपिटलाइज करते हैं। तो 2009 के शुरू में एक एसेट रिकग्नाइज होना चाहिए, एक एसेट रिकग्नाइज होना चाहिए, एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के नतीजे में एक एसेट रिकग्नाइज होना चाहिए जिसकी वैल्यू है 1500,000। तो ये 1500,000 2009 के शुरू में ओपनिंग में ऐड हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे आपको बताया कि इसके ऊपर दोनों सालों में 750 अमोर्टाइजेशन चार्ज हुआ। तो जब 2009 में 750 अमोर्टाइजेशन चार्ज हुआ तो इसकी वैल्यू 1500 से कम होकर 2009 के एंड पे हो गई होगी। कितनी हो गई होगी, 1500 माइनस 750, यानी कि 750 इसकी वैल्यू हो गई होगी 750 2009 के आखिर में, यानी कि 2010 के शुरू में जो इसकी वैल्यू आएगी एसेट की वो आएगी 750। तो इसलिए हमने 2010 में इसको ऐड किया, 750 को ऐड किया। अच्छा, प्रोडक्ट जेड की अब हम बात कर लेते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट जेड की, सॉरी, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट जेड की हम बात कर लेते हैं। तो प्रोजेक्ट जेड जो है, प्रोजेक्ट जेड की हम बात कर लेते हैं। तो प्रोजेक्ट जेड जो है वो कितना है, प्रोजेक्ट जेड के लिए जो हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट इनकर की है दोनों सालों में वो कितनी है, वो है 500, ठीक है। प्रोजेक्ट जेड में जो हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो हमने प्रोजेक्ट जेड के लिए जो हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट की है, हमने प्रोजेक्ट जेड की जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट इनकर की है वो 500 है। अच्छा, इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट को हमने यहाँ पे ऐड किया, ठीक है। तो 2009 में जब हमने इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट को कैपिटलाइज किया तो ये एक एसेट बन गया 2010 के शुरू में। तो 2010 में तो हम 500 रिकग्नाइज करेंगे, लेकिन 2010 में हम कुछ भी इसके लिए रिकग्नाइज करेंगे, कुछ भी इसके लिए रिकग्नाइज नहीं करेंगे, बल्कि इसकी वैल्यू नील आएगी या जीरो आएगी, क्योंकि 2009 में हमने इसको इसका एक्सपेंस इनकर किया और 2009 के एंड में हमने एज एन एसेट इसको रिकग्नाइज किया। तो 2009 में ये कैपिटलाइज हुआ है, अब 2010 के शुरू में ये एज एन एसेट इट शुड अपीयर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। नॉन कैश एक्सपेंसेस, जो भी नॉन कैश एक्सपेंसेस हुए हैं
जो भी नॉन कैश एक्सपेंसेस हुए हैं वो कितने हैं, दोनों नॉन कैश एक्सपेंसेस देखें। जो नॉन कैश एक्सपेंस हुआ है 2009 में जो नॉन कैश एक्सपेंस हुआ है वो क्या होगा एक्चुअली, वो जो 2009 के में जो नॉन कैश एक्सपेंस हुआ है वो कैपिटलाइज हो जाएगा, वो कैपिटल में ऐड बैक हो जाएगा, 2009 के कैपिटल में ऐड बैक हो जाएगा। यानी कि 2009 के दौरान जो कैपिटल है उसके अंदर ऐड बैक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, हम 2009 का ओपनिंग बैलेंस ले रहे हैं। तो ये जो नॉन कैश एक्सपेंस है 15, यहाँ पे दिया गया नॉन कैश एक्सपेंस, नॉन कैश एक्सपेंस है 2009 का $15,000, ठीक है। ये 2009 के एंडिंग कैपिटल में, एंडिंग 2009 के एंडिंग कैपिटल में ऐड होना चाहिए। इसका मतलब है कि 2009 के एंड में जो कैपिटल होगा वही शुरू में होगा 2010 के। तो यहाँ पे ये 15 ऐड होगा, क्योंकि ये 2009 ड्यूरिंग 2009 हमने इनकर किया नॉन कैश एक्सपेंस, तो ये रिफ्लेक्ट होगा जाके 2010 के शुरू में। यहाँ पे जो हम ले रहे हैं ना, ये हम ओपनिंग फिगर ले रहे हैं 2009 की, ये हम एंडिंग फिगर नहीं ले रहे हैं, ये बल्कि हम ओपनिंग फिगर ले रहे हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर? चलें अब इसको हम ऐड करते हैं। जब हम इसको सम अप करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा इकोनॉमिक कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि वो कैपिटल एम्प्लॉयड की फिगर जो हमें ईवीए कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करनी है। नाउ यस 38,000 37,515, yes, just wait a minute. ओ सॉरी, मैंने यहाँ पे लेना था 37,000 और यहाँ पे मुझे लेना था 33,500। आई एम रियली सॉरी। अच्छा, तो ये आ गई हमारे पास, वो थोड़ी सी इंटरचेंजेबल, यानी कि यहाँ पे मैंने जो फिगर्स हैं उनको मैंने आगे पीछे कर दिया था गलती से। ओके देन, आई होप इट इज क्लियर। यहाँ पे आपको आगे होगा समझ में। ये हमारे पास फिगर आ गई इकोनॉमिक कैपिटल एम्प्लॉयड की, ठीक है। ये हमारे पास फिगर आ गई इकोनॉमिक कैपिटल एम्प्लॉयड की, जिसके जरिए हम क्या करेंगे, जिसके जरिए हम ईवीए कैलकुलेट करेंगे। इसके जरिए हम ईवीए कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जब आप इसका वैट कैलकुलेट करेंगे ना, आई होप कि आप इसका दोनों सालों में ना वैट कैलकुलेट कर सकते हैं। वैट का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए आप इसका वैट दोनों सालों में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 2010 में जो इसका वैट आएगा और 2009 में जो इसका वैट आएगा ना, वो मैं आपको जरा बता देता हूँ कि क्या आएगा। 2010 में जो इसका वैट आएगा वो आएगा 9.9%, वो आएगा 9.9%। और 2010 में जो इसका 2010 में जो इसका वैट आएगा वो होगा 9.9%। और 2009 में जो इसका वैट आएगा वो आएगा 8.7%, ठीक है। असल में इस सेशन का जो मकसद है वो आपको एडजस्टमेंट समझाना है ईवीए की। WACC is easy. From your study of strategic financial management, you can easily calculate WACC from this information. WACC आप इसमें आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। एडजस्टमेंट नोट नंबर 6 और 7 में जो दी गई है इंफॉर्मेशन, इसके थ्रू आप WACC आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, आई होप, ठीक है। तो WACC तो ये हो गया। नाउ अच्छा, WACC की हो गया। अब अगर आप इसका ईवीए कैलकुलेट करें, ईवीए का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, ईवीए का फॉर्मूला है, ईवीए का फॉर्मूला है NOPAT माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय WACC। ये फॉर्मूला हमारे पास ईवीए का। अगर हम इस फॉर्मूले के जरिए ईवीए कैलकुलेट करें तो ईवीए हमारे पास दोनों सालों में कितना कितना आ रहा है,
ईवी हमारे पास 2010 में और 2009 में जो है वो कितना आ रहा है। 2010 का देख लेते हैं। 2010 का अगर मैं कैलकुलेट करूँ, नो पैट लिया मैंने, नो पैट में से मैंने फिर इकोनॉमिक कैपिटल एम्प्लॉयड लिया, इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है इससे 927.015, या इसको यूं भी कर सकते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से, तो ये बनेगा, ठीक है, ये बनेगा। अच्छा बिल्कुल इसी तरह, तो नो पैट लिया मैंने, माइनस इकोनॉमिक मल्टीप्लाई बाय दिस अमाउंट, तो ये बन जाएगा ये, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 1000 से, तो ये बना ना। अच्छा ये हमारे पास जो है ना ईवी आ रहा है, ये हमारे पास दोनों सालों में ईवी आ रहा है। कैसे कैलकुलेट किया है सर, ये फॉर्मूला मैंने, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए मैंने ईवी आपके सामने कैलकुलेट किया है। सो आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, आपको चीज़ें समझ आई होंगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर अटेंडिंग। इट वाज विद अहमद सिद्दीकी, your strategic management accounting tutor, and I hope that we will meet in further sessions that I will conduct for strategic management accounting students. Thank you very much. Thanks for watching. And before I leave, do remember me in your prayers and do ask me for anything that you find difficult. मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी इस वीडियो में गिवन है, और ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। यस, ओके ओके, थैंक यू नीलम, नो प्रॉब्लम। अच्छा नीलम, जाते जाते एनी लास्ट वर्ड, कोई चीज जो तुम पूछना चाहती हो, एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क, एनीथिंग। फिर भी मुझे थोड़ा सा अपना एक फीडबैक दो रिगार्डिंग द सेशन, थोड़ा सा मुझे ना अपना फीडबैक दो कि ना कौन से टॉपिक्स हैं जो ज़्यादा मुश्किल है, एंड आई एम अनम्यूटिंग यू। थोड़ा सा मुझे अपना एक फीडबैक दो सो दैट आई कैन लीव। यस यस नीलम, ये नीलम आई, मेरे नेट का इतना इशू है यहाँ पे। अच्छा आप कहाँ पे, कराची बेस्ड हैं आप? हेलो क्लास में माशाल्लाह। जी, हाँ मुझे लग रहा है कि आपका ना नेट का इशू है, क्योंकि आवाज़ बहुत कट कट के आ रही है। अच्छा, नहीं आवाज़ मुझे ना सुनने आवाज़ में भी आपकी ठीक प्रॉब्लम हो रही थी ठीक, बहुत। जी, तो ना एक्चुअली आपकी आवाज़ ना ठीक में नहीं आ रही। अच्छा तो आपको ना प्रॉब्लम कहाँ पे, यानी कि अभी तक जो आपको मैंने पढ़ाया इसमें ना मसला कहाँ पे आ रहा है, फिर भी आप मुझे बताएं कि मुश्किल क्या लग रहा है इसके अंदर मुझे जो है ना सब है? जो है ना ये चीज लगती है कि अगर मैंने हैं? जब आपके सबसे पहले स्टार्ट में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हाँ, प्रॉफिट की में अलग एडजस्टमेंट होती अच्छा, है, तो तो वहाँ पे जो है एक्चुअली ना ना आपकी आवाज़ नेट ना कट ऑपरेटिंग के आ प्रॉफिट, रही है बहुत, आपकी ना आवाज़ वो बहुत मैं कट के आ रही है, आपकी ना आवाज़ बहुत कट के आ रही है एक्चुअली। दोबारा बताएंगी बहुत नीलम? इशू है मेरे में। जी, दोबारा बताएंगी नीलम? मैं व्हाट्सएप में बता देती हूँ, यहाँ शायद मेरी हाँ यहाँ पे आवाज़ आपकी कट के आ रही है। ओके ओके नीलम, यू कॉन्टैक्ट मी बाय व्हाट्सएप सो दैट आई कैन आंसर योर क्वेरीज। थैंक्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर अटेंडिंग। इट वाज मुइद अहमद सिद्दीकी, and when we will meet, I will have a new topic for you, and I'll try to solve your issues. Thank you very much, thank you, thanks for watching.